अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि काइंडनेस से पेश आ रहे हैं, अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। जहां पर किसी के लिए कोई अच्छे लफ्ज़ कह सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का दिल हल्का हो जाएगा या किसी का दिन जो है जो शायद मुश्किल गुजर रहा हो वो दिन बेहतर हो सकता है। आपको पता है हमारी रिवायत है, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं मौसम के हवाले से, जो कि कल शाम के बाद से थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। अगले कुछ दिनों में बारिश के इम्कानात भी हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो जी बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 45 डिग्रीज और कम से कम 29 डिग्रीज रहेगा। आज मौसम 45 डिग्रीज है और फील भी 45 ही हो रहा है, जो कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह से था कि टेम्परेचर तो कम था लेकिन महसूस ऐसे हो रहा था कि वो 1 या 2 डिग्रीज उससे ज्यादा है। ह्यूमिडिटी के हवाले से बात करूं तो 45% ह्यूमिडिटी है और बारिश के इम्कानात आज के दिन अभी तक तो यही है कि 10% है, लेकिन क्योंकि मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि हो सकता है कि आज ही बारिश हो जाए, लेकिन कोई कंफर्म बात नहीं। अगले 3 दिन में बारिश कहीं ना कहीं जरूर होगी, ये जो है प्रिडिक्शन की जा रही है। और हवा का भी थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि कल रात को काफी लोगों ने सहन में बैठ के या बालकनी पे बैठ के मौसम को एंजॉय किया, क्योंकि हवा चल रही थी और बहुत ठंडी तो नहीं लेकिन बेहतर मौसम जो था शाम को। 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आज जो है हवा चलेगी और उम्मीद करते हैं कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग बड़ा इम्पैक्ट हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन लाजमी तौर पर आप लोगों ने लगानी है, ताकि आप अपनी स्किन का जो है बेहतर तरीके से ख्याल रख सके और अपने आप को और अपनी स्किन को जो है सूरज से और इस गर्मी से, तपिश से लाजमी तौर पर बचा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और कोशिश करें जितना भी हो सकता है बच्चों को भी हाइड्रेटेड रखें। आजकल क्योंकि स्कूल तो खुले हुए हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जा भी रहे हैं। जून में बच्चों को जाने की आदत नहीं है, ये बड़े पिछले कई सालों बाद जो है वो अब इस साल बच्चे जो हैं वो जून के दिनों में स्कूल जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी उनको स्कूल के लिए रवाना करें तो वाटर बोतल जो है वो लाजमी तौर पे साथ लेके भेजें और कोशिश किया करें बल्कि रात को फ्रीज़र में वो बोतल रख दिया करें, ताकि जब वो जा रहे हों तो बर्फ़ जमी हो, क्योंकि 2-4 घंटे वहाँ पे बच्चों ने गुजारने होते हैं। तो उस दौरान पानी जब पिघलता है तो ठंडा पानी उनको पीने को मिल सकता है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बच्चों के हवाले से मैं लाजमी तौर पर यह भी कहना चाहूँगा, माहरीन का भी, डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि दोपहर के वक्त जब लू चल रही होती है तो मोटरसाइकिल पर उनको लेकर सफ़र करने से इज्तनाब करें और अगर बहुत ज़रूरी निकलना भी पड़े तो उसके लिए आप सफ़ेद रंग का साफ़ा जो होता है उसे हल्का सा गीला करके बच्चे के इर्द गिर्द लपेट दें, ताकि उसे ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। और सन स्ट्रोक के हवाले से हीट वेव में जो ज़्यादातर लोगों को होने के खदशात मौजूद होते हैं, तो उसको हॉस्पिटल, तो अगर रास्ते में कोई ऐसा केस देखते हैं हॉस्पिटल में तो लेके जाना ही होता है आपने उसे, लेकिन फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके लिए करीबी दुकान या कोई भी जगह मौजूद है जहाँ पे पानी मौजूद है तो वहाँ से पानी ला के उसके सर में डालें, उसके जिस्म पे डालें, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो, हॉस्पिटल जाने तक वो किसी हद तक बेहतर कंडीशन में हो। तो ये तो थी जनाब टिप्स गर्मी के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर जैसा कि हम आपको कहते हैं आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, अगर वो एक्टिंग का टैलेंट है, अगर वो स्केचिंग का है, या फिर इसके साथ साथ सिंगिंग का टैलेंट मौजूद है, जो कि हमारे फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिंगर्स यहाँ पे इस कदर ज़्यादा है क्योंकि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की धरती है, कुछ तो रंग चढ़ेगा। तो अगर कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, 30 सेकंड की उसकी वीडियो बना के आप व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपके अंदर टैलेंट के साथ साथ कोई सेलिब्रेशंस जो आपके घर में हो रही हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन के हम अक्सर रोज़ाना जिक्र करते हैं, तो आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेशंस की भी 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जनाब आपकी खुशियों में हम शामिल होंगे, अपने स्टूडियो से उस वीडियो को ऑन एयर करेंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे। आप सोशल मीडिया पे तो लगाते ही लगाते हैं, हम टीवी चैनल पे भी दिखाएंगे जनाब आपकी खुशियों को, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत अहम है। तो ये तो थी जनाब रोज़ाना की बुनियाद पे होने वाली बातें, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बजट सेशन के हवाले से, क्योंकि नज़रें टिकी हुई हैं इस वक्त आम आवाम की भी और बिजनेस कम्युनिटी की भी कि आखिरकार इस दफ़ा जो बजट बोला जाएगा वो किस तरह का होगा। सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद तो शुरू होगी और ये कहा जा रहा है कि IMF की तरफ से ये जो बजट तैयार किया गया होगा उसी तरह का पेश कर दिया जाएगा। महंगाई मज़ीद होगी और महंगाई का फंदा गरीब आवाम के गले के गिर्द मज़ीद तंग किया जाएगा, जिसमें उसका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी बजट बोला जाएगा, देखना यह है कि जो उम्मीदें वाबस्ता हैं अच्छी वो पूरी होंगी या नहीं, और बहुत सारे लोगों को बुरी उम्मीदें भी हैं, वो भी पूरी होंगी कि नहीं। इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल डोगर, जो कि हमारे एंकर पर्सन हैं, न्यूज़ नाइट शो करते हैं, पॉलिटिकल
स्नैरियोज भी देखते हैं, उसके अंदर इश्यूज़ को भी हाईलाइट करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के भी मामला को हाईलाइट करते हैं। तो वेलकम करते हैं बिलाल आपको शो के अंदर। बिलाल, बजट के हवाले से सबसे पहले बताइएगा क्या सूरत हाल है? प्रेडिक्शंस बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत सारी की जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों का पहले भी काफ़ी हद तक बिजनेस कम्युनिटी को खास तौर पे पता चल जाता है कि इस दफ़ा बजट में क्या बेहतरी आ रही है या क्या बुरी चीज़ें आ रही है। तो क्या कहेंगे इस सवाल से? हनान, बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त तो वैसे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ बजट 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 और हर तरफ बजट चल रहा है और लोग इस पर बात भी करना चाह रहे हैं। अगर फैसलाबाद की बात करें, पाकिस्तान की बात कर लें पहले, तो अप्रॉक्सीमेटली एक जो ड्राफ्ट अभी तक आया 8 ट्रिलियन का एक्सपेक्टेड जो है वो ताहाल अभी तक आया, जिसमें डेफिसिट है 5.5% का और 6% तक, जिसमें जो जीडीपी और सारे मिला के ग्रोथ बताई जा रही है 6 तक ये लेके गए हैं। 2021 के बाद जो आगे इनकी आएगी, तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने असल बेसिकली जो हुकूमत ने बजट आने से कुछ दिन पहले जो जीडीपी वाली रिपोर्ट अपनी दी है, उसके अंदर बहुत जो सिचुएशन थी कि वो गवर्नमेंट खुद एक्सपेक्ट कर रही थी 2.31 के करीब, जो कि इंटरनेशनल सर्विस ने बताया। लेकिन जब हमारी जीडीपी जो ना गवर्नमेंट ने बाद में रिलीज की है वो 3 पॉइंट से ऊपर शो की। अब गवर्नमेंट ये कह रही है हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी गई है। अगर आप बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो खास तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को क्रेडिट जाता है, बल्कि सदर प्रेसिडेंट शाम जवेद साहब को क्रेडिट जाता है कि 3 सेशन रखे, जिसमें फैसलाबाद क्योंकि मशहूर है इंडस्ट्री से, ताजरों से, मजदूरों से, तमाम सेक्टर, जिसमें आपका विविंग आता है, जिसमें आपका साइजिंग आता है, जिसमें आपका निटिंग आता है, जिसमें आपका वैल्यू एडेड आता है, जिसमें आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आता है, जिसमें आपका ये लोहे के जो फाउंड्रीज आती हैं वो आ जाता है, तमाम मुख्तलिफ सेक्टर, जिसमें अद्वियात आता है, फाउंड्री के अलावा आपके एग्रीकल्चर क्या आ जाता है, फर्टाइल क्या आ जाता है, इन तमाम जो शोबाजात के लोग हैं उनके नुमाइंदगान को बुला के उनके ड्राफ्ट लिए, तमाम जितनी भी एसोसिएशन फैसलाबाद की हैं, वो ताजरों के कपड़ों की हो, वो कोरे कपड़े की हो, सूतर मंडी की हो, वो कोई भी, उनसे ड्राफ्ट लिए। ड्राफ्ट लेने के बाद उसको एक प्रिसाइज फॉर्म में बना के गवर्नमेंट को भेजा कि इसके ऊपर, और वेरी ऑनेस्टली फैसलाबाद के बिजनेसमैन बहुत होपफुल हैं, क्योंकि ये अभी तक जो अदादोशुमार सामने आ रहे हैं, अभी तक की जो चीजें सामने आई हैं, डिस्क्लोज हुई हैं, इंडस्ट्री के ऊपर कुछ जो है वो नहीं लगने जा रहा टैक्स जो मुंह। लेकिन इस वक्त सारी इंडस्ट्री का, सनतकार जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, उनका फोकस इस वक्त सारा ध्यान है इस वक्त 17% सेल टैक्स के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट के लास्ट सेशन जो बजट था, मुझे याद पड़ता है शेख गुलाम शदाब फैसलाबाद से, तो उन्होंने उठ के कहा था कि अगर हमने 17% लेके वापिस ही करना है सेल टैक्स के मद के अंदर, जिसे तो फिर हम इसे ले ही ना, फिर हम इसे जीरो कर दें। फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें उन्होंने पिछले बजट से बाद चीजें इनहांस की, जैसे बूमा थी, उनको फैसिलिटी बिजली और गैस के अंदर नहीं थी, वो भी ऐड कर दी, जीरो रेटेड इंडस्ट्री के अंदर लेके जा रहे हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो न्यू भी आ रहे हैं, कुछ जीरो रेटेड के ऊपर नजर डालने की जरूरत है, और खास तौर पर जीडीपी के अंदर जो थ्रेश होल्ड था वो पहले 12% था, उसे बढ़ा के इन्होंने कमर्शियल के लिए 15% कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग वाले अभी इसके ऊपर है। एबूबा ने एक धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले की है, और पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन वालों ने, कि हमें सिर्फ इस वक्त जो चाहिए वो है कि ये जो सेल टैक्स की मद के अंदर आप 17% हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इसे उठा दें। अब सब एक्सपोर्टर जो हैं उनका एक ही है 17% सेल टैक्स, और एनर्जी के अंदर, क्योंकि पहले जो बिजली मिल रही थी वो 7.5 सेंट पे थी, जो फिर बढ़ा के 9 सेंट पे कर दी गई। अब ये कह रहे हैं कि एक तो उसे रिवाइज करके वापस 7.5 सेंट पे वापस कर दें, क्योंकि जब कंपैटिबिलिटी देखें, कोरोना ने एक दिन भारत के केसेस देख लें, अब वो जो 4200 अमवात पे था, अब वो तकरीबन 2100-2200 के करीब आ गया। वो कह रहे हैं उनकी अमवात कम होगी, भारत एक दिन खुलेगा, बांग्लादेश खुलेगा। अभी हमारे पास ऑर्डर्स की एक भरमार है, लेकिन ये पहले आपके प्रोग्राम में भी आके एक्सपोर्टर्स कह चुके हैं, अभी भरमार है, लेकिन हमें मार्केट कैप्चर करनी है। मार्केट कैप्चर कैसे होती है? जब आप अभी उन्हें सस्ता सौदा बेचेंगे तो वो फिर आपके पास कंपेटेबल रहेंगे, वो कहेंगे यार इन्होंने हमें मुश्किल वक्त में साथ दिए। अब प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग के ऊपर खास तौर पे फोकस करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग लो करें, हमें 7.5 पे बिजली दें, ताकि हम उन बायर्स को, उन जो कस्टमर्स हैं उनको ये कह सकें देखें हमारे पाकिस्तान ने, हमारे कंट्री, हमारे मुल्क ने, गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडाइज कर दिया है, अब हम आपको मजीद सस्ती चीजें देंगे, तो वो उनके पास नहीं जाएंगे, वो एक्सपोर्ट हमारे पास ही रहेगी। और जो हम जो हाफिज शाम जवेद ने कहा वो बात को मैं इसलिए इंडोर्स करता हूं कि हमारी अभी भी एक्सपोर्ट्स देखें, हमारी बरामदात 22 के ऊपर खड़ी है, 22.50 US मिलियन डॉलर पर। अगर एस्टिमेटेड जो रजाक दाऊद साहब ने कहा है कि इस महीने अगर आपकी 2 बिलियन आ रही है, इस महीने आपकी 3 बिलियन भी आ गई, तो हम 225 बिलियन को टच कर देंगे। लेकिन नहीं, हमें 35 से 50 बिलियन पे जाना है।
बांग्लादेश 50 बिलियन पे चले गया है। हम 35 से 40 बिलियन के ऊपर नहीं जा पा रहे, हम 30 बिलियन को नहीं टच कर पा रहे, और ये एक अलार्मिंग फिगर है। हम उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि हमसे बहुत पीछे थे, वो बहुत आगे निकल गए। अगर हमने काम करना तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होगी। बिलाशुबा हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। इस महीने ये जो गुज़िश्ता गुजरा है मई का महीना, ये सबसे इस 11 महीनों की अगर पूरी रिपोर्ट देखें तो ये सेकंड लोएस्ट बरामदात का महीना, यानी कि कम तरीन बरामदात ये महीने में रही है, मई में सेकंड। इससे पहले जुलाई के महीने में सबसे कम थी, अगस्त के महीने में सबसे कम थी, अब ये दूसरा महीना जिसमें सबसे कम तरीन रही है। बिलाल, आपने बात की बांग्लादेश और इंडिया की। बांग्लादेश की ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स जो हैं हमसे ज्यादा होना शुरू हो गए हैं, उनके पास ऑर्डर्स जो हैं, क्योंकि बिलियन पे हैं वो। एग्जैक्टली और क्योंकि हमने एक मार्केट जो है कैप्चर की थी फॉर अ मोमेंट देयर, जहां पे कोरोना की वजह से वहां पे लॉकडाउन लगे हुए थे। हम लोगों ने वापस लेने की कोशिश की उन ऑर्डर्स को, लेकिन वो अब वापस जाना शुरू हो गए, लोग वापस जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। इंडिया भी अमूमन उसी रेस में वापस आ जाएगा, तो पाकिस्तान तो फिर से पीछे रह जाएगा। और क्या इकदाम किए जा रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से टू मेक श्योर कि हम लोगों ने जो मार्केट कैप्चर की हुई है वो हमसे एस्केप ना हो जाए? फातिमा, मैं अभी ये कहूंगा, शायद इंडस्ट्रीज मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन अभी हमने मार्केट कैप्चर नहीं की हुई। अभी हमें बोनस मिला हुआ है क्योंकि वो बंद है। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन कि वो कहां जाए। और एक चीज, उनके पास ऑप्शन ही नहीं। आपके पास बिजली 9 सेंट पे है, आपके पास गैस 6.5 से ऊपर जा रही है इस वक्त। अगर आप इधर, हाँ, गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है जो गैस का इन्होंने कर दिया था ना प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टर्स के लिए 30 जून तक, अब उन्होंने 3 साल तक एक्सटेंड कर दिया। ये अच्छा पॉइंट है। अब आप अपनी चलते सूतर मंडी के अंदर पाकिस्तानी कॉटन शुरू हुई है, रेट क्या है? आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कॉटन का रेट 14,000 नहीं हुआ। 14,000 मन गांठ के ऊपर इस वक्त हमारा कॉटन बिक रही है पाकिस्तान की। तो जब आप कॉटन इतनी बिक रही है, अच्छा आप लोग लॉन पहनते हैं, इस वक्त सबसे गंदा सीजन लॉन का गया है, कपड़े नहीं बिक। अब आप कीमतें देखें तो 95 रुपए मीटर, 105, 110 रुपए मीटर पे हमारी मुख्तलिफ क्वालिटीज कॉटन और लॉन और डिफरेंट क्वालिटी जो है स्टेपल जिसमें हम कह लेते हैं, जिसमें LNG का LPG कह लेते हैं, ये इतनी महंगी हो चुकी हैं। अब मार्केट में जब देखें, हनान ने भी कपड़े पहने, आपने पहने, अब ये कपड़ा आप तब पहनेंगे ना जब बाइंग होगी, जब आपके अंदर ताकत सख्त होगी, बाइंग पावर होगी। अब फिर हमने एक प्रोग्राम किया, परसों मेरा वो कल ऑन एयर हुआ कि चेक चल रहे हैं, आजकल चेकों का कारोबार हो रहा है और फैसलाबाद में 80% ज्यादा केसेस चेक के हो गए। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो कम हो गया, मार्केट में कैश नहीं है, चेक चल रहा है, चेक बाउंस हो रहे हैं, मैंने भी पैसे देने हैं, मैंने पीछे से भी लेने हैं, एक दूसरे के खिलाफ अब एक माहौल जो है वो खराब होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर। आपने लॉन प्राइसेस की बात की, इनकी प्राइसेस बढ़ने का क्या रीजन है? क्योंकि देखिए ना, धागा है, बनना सब वहां से ना, जब वहां से देखें इंटरनेशनल मार्केट जो है कॉटन की वो 83 सेंट पे है, 85 सेंट पे, 99 सेंट पे, इसके दरमियान घूम रही है, 80s के दरमियान में। हमारी कॉटन 6,000 से शुरू हुई है, पाकिस्तानी कॉटन 14,000 पे फी मन गांठ पे पहुंच गई है। अब आप क्या करेंगे जब आप कंपैटिबल ही नहीं रहेंगे? इसमें माफियाज का कितना रोल है? माफी देखें, पहले ये था कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे इसलिए महंगी है, अब अपनी कॉटन महंगी हो गई है। अब आप कर क्या रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जैसे हमने शुगर माफिया, फिर हमने कहा जी आटा माफिया, अब हम कहेंगे जी ये जो आपका रुई माफिया आ गया। किसान अच्छा रहा इस बार, उसने शुगर में भी 450 रुपए गन्ना बेच दिया, उसने गंदम भी 2200, और ये मैं इस किसान के खिलाफ नहीं हूं, शुक्र है कि पहली बार किसान को उसका हक मिल रहा है। अब देखिए कपास जब बिकेगी, कपास अगर 14,000 फी मन गांठ के ऊपर जाएगी तो किसान को पैसा फिर एंड प्रोडक्ट जो बनाया जाता है वो एंड कंज्यूमर को जो दिया जाता है, सारा बोझ उस पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब प्रोसेसिंग होनी होती है, कपड़ा बनता है कोरा, कोरे के बाद फिर प्रोसेसिंग के बाद प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के बाद उसे कटिंग करके एम्ब्रॉयडरी करके सूट बना के बेच दिया जाता है। इस तमाम सेक्टर के अंदर, तमाम चेन साइकिल के अंदर बिजली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी सेक्टर में चले जाएं, किसी भी लूम में वो कोरा बन रहा हो, प्रोसेसिंग यूनिट में प्रिंटिंग उसकी हो रही हो, या फिर आगे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर हो, बिजली का अहम किरदार होता है। बिजली की कीमत से इसकी ओवरऑल कीमत पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? हनान, जो प्रोसेसिंग सेक्टर है ना, उसको बिजली और गैस सस्ती मिल रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स को सस्ती मिल रही है, लेकिन लूम वाले को सस्ती नहीं मिल रही। अब देखिए पूरी चेन है, चेन की एक घुरी जो उसको आप तेल ही दे रहे हो, ऊपर वालों को तेल दे रहे हैं, उसको चाहिए, उसको भी चाहिए। और फिर इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा सिनारियो वो ये है कि हमारा फैसलाबाद के अंदर 500 मेगावाट की शॉर्टेज हो चुकी है, जिसकी बिना के ऊपर आपकी लूम इंडस्ट्री। अब आपने एक चीज को बड़ा सादा और आम फहम लफ्जों में समझना बहुत जरूरी है। हमारी छोटी लूमें जो हैं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आपका इलाके के करीब गुलाम अहमदाबाद है, वहां आपको पता है गली मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे यूनिट लगे हैं, घरों के अंदर 2-2, 3-3 लूमें लगी थी जो पहले था। लेकिन अभी भी
रिहायशी इलाकों के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट है। अब यहाँ हुआ क्या है, गुलामाबाद में बाद में घर बने, अब ऐसे हमारे एरिया में चले जाए, वहां भी बाद में रिहायशी इलाके बने। अब गवर्नमेंट ने नई लाइनें फेस्को ने डालने की बजाय उनके ऊपर लोड डाल दी है। अब जब ट्रिपिंग होती है तो वो ट्रिप्ड हो जाते हैं। अब वहां से कपड़ा बन के आगे आएगा नहीं प्रोसेसिंग वाले के पास, वो कैसे एक्सपोर्ट। अब आपका वैल्यू एडेड सेक्टर कपड़ा तो वहां से उठाना ना, तो वहां से कपड़ा नहीं उठाएगा, वैल्यू एडेड कैसे होगा, बाहर एक्सपोर्ट कैसे होगा। एसएमई सेक्टर जो है उनके अमूमन यूनिट जो है आपके रिहायशी इलाकों के करीब है, क्योंकि वो इतने कंपेटेबल नहीं है कि वो बड़े बड़े यूनिट्स खरीद के फैसलाबाद के खोड़िया वाले इंडस्ट्रियल स्टेट चले जाएं या फेडमिक में जाके लगाएं। अभी चीजें शिफ्ट हो रही हैं और आपका फेडमिक के अंदर भी बिजली आपके पास पूरी नहीं है। आप अभी उसके ऊपर काम करेंगे, जो चाइना से आप मुआहिदा करने जा रहे हैं बहुत बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट वहां लगा लें कि हमें बिजली की कंजम्पशन पूरी हो जाए, गैस वहां पूरी नहीं है। तो असल में बिलाल, अगर आप फेडमिक में ले जाना भी जाते हैं, एसएमई सेक्टर वहां पे बहुत मुश्किल है ट्रांसफर करना। यहाँ पे जो मोहल्लों की आप बात कर रहे हैं, 10-10 मरले के अंदर उन्होंने 3-3 स्टोरेज बनाई हुई हैं और 6-6 एक स्टोरी के ऊपर लगाई है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये होती है लेबर आपको वहां से घर से ही उठती है और साथ वाली गली में मशीनें होती हैं, वहां पे चले जाती है। अगर फेडमिक में इनको ले जाना पड़े, कौन सा शख्स है जो कि 16,000 रुपये में रोजाना 300 का पेट्रोल खर्च के जो है वो वहां पे आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल जोन वहां पे बड़ा लग सकता है। एसएमई सेक्टर के लिए कोई शहर से बिल्कुल नजदीक कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जैसी फेडमिक की तरह ही हो, लेकिन वो हो एसएमई के लिए जिसमें 8 बाजार घंटा घर के जो होलसेल पॉइंट्स हैं वो भी बनाए जा सके। ये भी आजकल उनकी बहुत डिमांड है कि ट्रैफिक का जोर तब तक नहीं टूटेगा जब तक होलसेल को आप रिटेल से अलग 8 बाजारों से नहीं करेंगे। इसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं। अच्छा, इसके हम मजबूर हो जाते हैं, पर हमारी जो बरादरी है, कारोबारी बरादरी, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं चीज जिसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की और वो करना नहीं चाह रहे थे। एचआम जुवेद क्योंकि सीईओ भी हैं फेडमिक के, इस वक्त ये चीज इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है चैम्बर के अंदर। एचआम जुवेद के ऑफिस में और इर्द गिर्द जहां भी वो बैठ रहे हैं, वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 8 बाजार जो है ना मार्केट, जिसमें आपकी सूतर मंडी भी है, मेरे सामने बैठ के सूतर मंडी वालों से बात हुई है, ग्रे क्लॉथ वाले यूसुफ मोती साहब उनसे भी बात हुई है, उसके अलावा कैसे शम्स गुच्छा जो कि ग्रे उसके सूतर मंडी के कायमा कमेटी के चेयरमैन, उनसे बात की। उन्होंने कहा आप लोग आए, आप लोग को हम जगह देते। देखें, वो कह रहे हैं कि आप ना लें यूनिट, लूमो वालों को कहा, चौधरी नवाज को कहा है, इनको कहा है कि आप लोग वहां आ जाएं। आप लोग जो आपने बात की, देखें इन्हें वहां आने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ छोटी लूमें, ठीक है, वहां इन्हें मिलेगी एयर जेट लूम। एयर जेट लूम जिद्दत की एक लूम है जहां बहुत कम आपको मजदूर की जरूरत पड़ेगी। अब हो क्या, उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास अगर नहीं बड़ी लूमें लगाने की जगह ना, हम आपको यूनिट्स लगा देंगे ऊपर नीचे, हम आपको बहुत बहुत फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। देखिए हनान, अगर आपने फैसलाबाद से पार्किंग का इशू खत्म करना तो ये बाजार आपको उठा के बाहर लेके जाना पड़ेंगे। अब एयरजेट लूम की आपने बात की, एयरजेट लूम आम लूम से कितनी महंगी आती है, अब महंगी। वो किस तरह से अपग्रेड करे, वो तो सर्कल ही बड़ा मुश्किल चला रहा है। अब हाँ, यहाँ ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही, ये इन्फॉर्मेशन के लिए इसके ऊपर फेडमिक काम करे। गवर्नमेंट इसके ऊपर कर्जे देने के लिए तैयार है कि वहां जाके इनको कर्जे मिलेंगे, इसके ऊपर काम चल रहा है। मैं आप कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं पूरा प्रॉपर जाए उसके ऊपर। पिछले दिनों आपने देखा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कर्जे के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये भी बहुत बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट कर्जे वालों देने वालों के साथ क्या कर रही है। लेकिन एक बिल्कुल हनान, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है आज हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स बजट जो कि आज रिलीज़ किया जा रहा है, उस पर बहुत सारी गुफ्तगू हमने ऑलरेडी ब्रेक से पहले की है। बहुत सारी चीज़ें जो इस बजट में हमें देखने को मिलेंगी, जो नहीं देखने को मिलेंगी, जो होनी चाहिए इस बजट का हिस्सा, उस बारे में हमने बात की। अब मैं बात करना चाहूँगी एक और इशू की, जो कि स्पेशली आजकल गर्मी का दबाव जिस तरह दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है, वो और इम्पॉर्टेंट हो गया है। ऑफकोर्स लोड शेडिंग एक पाकिस्तानी की जिंदगी का हमेशा से, स्पेशली गर्मियों के अंदर जो है बड़ा ही अहम हिस्सा रहता है। हर वक्त हमें पता होता है कि किसी भी टाइम पर बिजली को बंद कर दिया जाएगा। जब गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन इतनी ज्यादा हो रही हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा हो, हीट स्ट्रोक के केसेस चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे घरों में हो, चाहे ऑफिस में हो, बढ़ते जा रहे हो, वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से लोड शेडिंग की वजह से चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। इवन यहां तक कि बहुत सारे केसेस सामने आए स्कूलों के अंदर जहां पर बच्चे बेहोश हो गए थे। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे वर्कर्स जिनका काम है दिन में बहुत सारा वक्त बाहर गुजारना और उसके बाद वो ऑफिस वापस आते हैं या घर वापस जाते हैं और वहां पे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, उनको भी हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं बिलाल डोगर, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। लोड शेडिंग क्यों ज्यादा की जा रही है, क्यों कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है, जबकि पता भी है कि हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
लोगों की सेहत पे इतना नेगेटिव असर पड़े। स्कूल अभी अभी खुले हैं, बच्चे इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे बच्चे स्कूलों में बेहोश हो गए। तो क्यों गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम नहीं किए जाते, प्रेपरेशन नहीं की जाती कि गर्मियां आने से पहले ही इन इश्यूज को हैंडल कर लिया जाए? मेरे ख्याल में इस पे प्रोग्राम जब मैं कह रहा था मौकफ गवर्नमेंट का ले रहे थे मैं तो, लेकिन ये आपने कहा लोड शेडिंग हो रही है, ये वैसे हनान को पता होगा, मुझे पता होगा, लेकिन आई एम शॉक्ड कि जो हमारे वजीर हैं, वफाकी वजीर एनर्जी, जिनका नाम हमाद अजहर है, वो कहते हैं शॉर्टफॉल तो है ही नहीं, मतलब लोड शेडिंग है ही नहीं। वो कह रहे हैं शॉर्टफॉल नहीं है, ये तो आर्थिक तौर पे वैसे हुई होगी का काम वो कह रहे थे। हाँ, वो देखें गवर्नमेंट का किस हद तक बुरी स्ट्रेटजी है कि अगर आप लोग ठीक मरम्मती काम करने जा रहे थे, क्या आपने जून के उस हफ्ते में जाके मरम्मती काम करना था जब जहां पे रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर? देखे ना, आपने कैसे एक बहाना बना दिया, और आपको पता है कि टेम्परेचर चिराती धूप, मैं लफ्ज यूज करूं 45, 46 और 47 टेम्परेचर, 48 टेम्परेचर था, बिल्कुल 48, 52 मैंने खुद देखा है। 2:30 से 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 1 घंटे के दरमियान टेम्परेचर 48, 49 को टच किया है। और इसके अंदर आपका फैसलाबाद देखें, जो महकमा मौसमियात दिखाता है वो टेम्परेचर ठीक है उन्होंने 46, लेकिन मैक्सिमम एकदम 10-15 मिनट के लिए भी टच करे तो आपका मतलब है आपका टेम्परेचर वो 15-20 मिनट ही काफी होते हैं किसी के। और उसके अंदर जो आपका टेम्परेचर हाई गया, मतलब मैं जो कल टेम्परेचर देख रहा था, रात 8 बजे आपका टेम्परेचर कितना था, 44, 42, मतलब क्या, मतलब उसकी हीट इतनी है कि उसकी इंटेंसिटी नहीं कवर हो रही। अब कल लाहौर में तो रात गए, हवाएं चली हैं, दुआ करेंगे क्योंकि जुमे से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक बहरा अरब से आने वाली हवाएं यहाँ दाखिल होनी है, तो हम दुआएं करेंगे कि हमारे फैसलाबाद की तरफ भी आएं और कल से कोई बारिश का सिलसिला। लेकिन इससे कोर इशू जो है वो तो सॉल्व नहीं होगा, 2-3 दिन बारिशें होंगी, उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त ऐसे महीने हैं कि उसमें गर्मी की शिद्दत जो है स्पेशली पाकिस्तान के ये जो पंजाब हो गया, सिंध के कुछ इलाके हो गए, यहाँ पर ज्यादा होती है कंपैरेटिवली बाकी मुल्क से। नमी का तनासुब हाँ जी, ज्यादा होती है। तो अगले कुछ महीनों में अगर ये इशू अभी रिजॉल्व नहीं किया जाता फॉर वट एवर रीजंस, चाहे वो लोड शेडिंग है या फिर वो टेक्निकल काम करें, वजह कोई भी हो इसके पीछे, आम शहरी को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कल भी शाम 6 बजे से लेके रात भर जो है बिजली फैसलाबाद के कुछ इलाकों में, आई एम श्योर आपको पता होगा कि बंद रही है। इवन जो केनाल रोड वाली साइड है वहां पर भी बिजली गई थी, लेकिन घंटे के अंदर जो है वापस आ गई थी, और कुछ इलाकों में तो एक दफा गई है और वो वापस ही नहीं आई पूरी। बेसिकली ओवरलोडिंग है इस वक्त फातिमा, कि एक फीडर है या एक ट्रांसफार्मर लगा लें, उसकी कैपेसिटी है 100 घर की, उसके ऊपर है 500 घर, तो वो क्या करेगा, उसे ट्रिप ही होना ना। अब फिर क्या करते हैं फेस्टिवल में, आपको एक अपने इलाके की मिसाल देता हूँ, जो परसों रात हो तो मैंने पूछा आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा हम आधा इलाका कट कर देंगे, दूसरा चला देंगे, फिर आधा रात को वो चला देंगे, फिर वो कट कर देंगे। देखिए वो यही कर सकते हैं। अब वो क्या करें, ओवर कैपेसिटी है हमारा इस वक्त सिस्टम। आपने अपनी सालों पुरानी लाइनें ठीक नहीं की, आपके पास बिजली ज्यादा थी, नवाशी दौर के अंदर सुना है बिजली जायद है, लेकिन हम तारों के अंदर उसके जो कैपेसिटी सिस्टम के अंदर नहीं डाल सकते, बुसीदा पुराना निजाम है, नहीं ठीक किया। आपने रेलवे का एक्सीडेंट देखा, यही उधर है, आपने अदारों को रेनोवेट किया ही नहीं है आपने। अच्छा वहां फिर भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन फॉर गॉड से ये कहना छोड़ दें, पिछले कुछ कर गए थे। आप मुझे ये बता दें, असद जो आपके मिनिस्टर्स हैं, उमर अयूब हैं, जिसके अंदर और आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स के नाम हैं, फिरदौस चौहान हैं, फवाद चौधरी हैं, अब पिछले तो ये भी पिछले ही हैं, फिर अपने ऊपर भी डालें, शौकत तरीन साहब भी पिछले हैं। अब आप किन पिछलों के ऊपर डाल रहे हैं, सिर्फ नून लीग के दौरानिए के अंदर या पिछले 70 सालों में? तो फिर आप जब गंद कहते हो, आप अपने आप को भी गंद कही जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ जो प्रोजेक्ट अभी पाकिस्तान स्टार्ट करने वाला है, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट जो है बनाने का मंसूबा है, उससे कोई चीजें बेहतरी होंगी आने वाले वक्त में? क्योंकि अभी के जो हालात हैं उनको इन गर्मियों में तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन क्या अगली गर्मियों में अगर वो, ऑफकोर्स अभी तो कुछ वक्त लगेगा उनको बनने में, लेकिन क्या उसके अलावा एक तो वो प्रोजेक्ट है, कोई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आने वाली गर्मियां जो है वो कुछ बेहतर गुजरेंगी, कोई उम्मीद है? या मेरा तो सवाल फातिमा ये होगा हनान से भी आपसे भी, कि अगर बिजली आ जाएगी मजीद सिस्टम में, देनी इन तारों के जरिए ही है ना, सिस्टम तो फिर आगे फ्लॉप है आपका। आप सिस्टम बहुत ज्यादा, आप लैंड लॉसेस, आप सिस्टम ही नहीं ठीक कर रहे। आप देखें फैस्को फैसलाबाद में खुद कहता है मैं 103 हमारी रिसीविंग है, इसका मतलब आप लोगों को ओवर बिलिंग करके ठोक रहे हैं, जो नहीं दे रहे दूसरों को ठोक ठोक के पैसे ले रहे हैं। आप खुद अपनी महीने की रिपोर्ट जारी करते हैं, जी पुलिस इतनी की ना देंदा, डीसी ऑफिस इतने का ना देंदा, ये हॉस्पिटल इतने का नाम देंदा, ये इतने का नाम देंदा, फिर इसका मतलब आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उधर से ओवर बिलिंग इधर करके अपना डेफिसिट पूरा करें।
आप खुद कहते हैं ना कि हमारे डेफिसिट नहीं है फेस्को के अंदर, फिर आपके ये इदारे डेफिसिट में पैसे कहां से आपके पास पूरे आ रहे हैं? हमारा तो एक मासूमाना सवाल है कि हमें समझा दिया जाए, वो बहुत ही मासूम सवाल। वो हमें भी फॉर्मूला समझाए ना, फिर कैसे? अब झंग के अंदर कल हीट स्ट्रोक से एक शख्स की डेथ हुई, पोलियो वर्कर की। ऐसे लोग काबिल तहसीन भी हैं और खराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं जो इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर, मेरे ख्याल में एक मैसेज हमें भी आम करना चाहिए, जब ये पोलियो के कतरे पिलाने आते हैं ना, या कोई भी ऐसी सरकारी टीम आती है, उन्हें बिठा के पानी जरूर पिलाएं, उन्हें छांव मुयस्सर करें जितनी हो सकती है। अच्छा, इससे भी ज्यादा मैं यहाँ पे एक और चीज गुफ्तगू करना चाहूंगा उस हवाले से। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स देखें बिलाल हर चौक में खड़े हैं और तपती धूप में खड़े हैं। यकीन जाने बाइक पे सफर नहीं किया जा सकता, वो तो उस धूप के अंदर खड़े होकर हमारी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनके लिए भी कोई मेरे ख्याल में हनान इस वक्त ना, अगर हमने अपने अदारों को ठीक करना है ना, ये बेहतरीन वक्त होता है उस शख्स को ऐसे प्यार दें कि उसे पता चले मैं इस आवाम के लिए खड़ा हूं। जब आप जाते देखें गाड़ियां हमारी ठंडी भी हैं, पानी भी पड़ा है, एक बोतल अगर उसे दे देंगे पानी की, एक जेस्चर जाना है। कल आप जब ये इतराज करते हैं कि पुलिस वाले हमारे साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं, आप शर्त लगा लें वो शख्स नहीं पेश आएगा, क्यों? उसे इतना एहसास जरूर होगा कि यार मेरे साथ किसी एक शहरी ने, ये शहरी जिनके लिए मैं खड़ा हूं, बिलाशुबा वो हमारी तनख्वाहों से हैं, लेकिन क्या तनख्वाह देके हमने गुलामों को खरीद नहीं लिया, ठीक है ना? वो हमारे गुलाम बन गए हैं, तो काम ही तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना वो। फिर सरकारी स्कूलों के अंदर उसके ऊपर तो दरखास्त होगी, बच्चों के साथ जो फातिमा ने पहले कहा बड़ा जुल्म किया जा रहा है। मैंने तो एक रैंडम प्रोग्राम किया था स्कूल खुलने के ऊपर, यकीन माने बच्चों की हालत देख के तरस आ रहा है, ऊपर से मास्क डंडे से उनके साथ। लेकिन पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल है राव इकबाल साहब का स्कूल, मैंने उधर शो किया तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, ये प्रिंसिपल सब कर रहे हैं उनका। हमने ये कहा है कि बच्चे बाहर जाते हैं क्लास से जाने दें, रोकिएगा मत, पानी पीने से किसी को नहीं रोकना, और जो भी नींद बेहोशी की हालत में, मदहोशी की हालत में आता है, उसे फौरन क्लास से बाहर निकाल के रेस्क्यू करें, ताकि बच्चे किसी तौर पे भी बीमार जाओ। और हीट स्ट्रोक इतनी शदीद हो रहा है कि देखें ना, आप 52 पे जाएंगे, हीट स्ट्रोक होना ही होना है, ऑब्वियस होना ही होना है, बिल्कुल। और एक सर अपना जरूर ढांप के रखें, जो आपने स्टार्ट में प्रोग्राम पे कहा, और सन जो ग्लासेस हैं, शेड्स हैं, उनका यूज करें। और ज्यादा बिलाशुबा गर्मी बहुत ज्यादा है, हम मानते हैं, लेकिन लंबे आस्तीनों वाले कपड़े, बॉडी के अंदर से जो आपके नमकियात है ना, और जब एक ज्यादा धूप का, चिलचिलाती धूप का आपके ऊपर हमला है, वो कम हो जाता है, स्किन को जलने का भी, स्किन बर्न नहीं होती। लंबी आस्तीनों वाले कपड़े पहने, आपको गर्मी लगती है, थोड़ी देर की छांव के अंदर बाजू अपने टांग के सांस ले लें, लेकिन फिर भी ज्यादा कोशिश करें कि अपने जिस्म को ढांप के रखें। और महकमा और ये जो नहरों पे बच्चे जा रहे हैं, ये महफूज हैं, क्योंकि देखें एकदम से गर्मी और फिर ठंडा, ये अच्छे नहीं है। बिलाशुबा नहरों के ऊपर रश है, लोग माँ बाप अपने बच्चों को इस हवाले से थोड़ा करें कि बच्चों को नहरों की तरफ ना जाएं, क्योंकि अमवात का सिलसिला भी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। हम तो ये कहेंगे बिजली की बिला तातुल फरामी इस वक्त बहुत अशद जरूरत है, कि लोग इस वक्त थक चुके हैं कि बिजली की लोड शेडिंग इलाकों में 12-12, 7-7 घंटे तक जा चुकी है, रिहायशी इलाकों के अंदर। तो एक शख्स ने बड़ा एक अच्छा सवाल किया, मैं फिर फातिमा वो मुझे याद आ गया, हम तो मासूमाना सवाल करेंगे। वो कहता जी मैं बिल दे के आया, बिजली नहीं आती, पर वो पूछेगा, देखे उसने बड़े आराम प्यार से पूछा, उन्होंने जी मैं बिल दे आया हूँ लेकिन बिजली नहीं आती। भाईजान ने उन्होंने पूछो बिजली क्यों नहीं देते? अब वो उसकी बात ठीक थी, फिर बिजली भी बिल भी दे रहे हैं, बिजली फिर भी नहीं आ रही, ये तो ज्यादती है। अच्छा, गर्मी के साथ साथ और बीमारियां भी हैं जो कि जन्म ले रही हैं, बहुत ज्यादा। डायरिया ले रही है, गैस्ट्रो ले रही है, हैजा का और टाइफाइड का बच्चों के लिए बहुत ज्यादा। मोशन का, पेट खराब का बहुत ज्यादा आपको होता है, क्योंकि आपकी जब नमकियात निकलती हैं, पानी की शॉर्टेज होती है, तो आपका पेट खराब डायरिया वही है, उसी के अंदर ये सब कुछ आगे चले जाते हैं। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्चों को जितना हो सके रेस्ट दें इसमें, और ऊपर से हम स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, और स्कूल के अंदर पानी भी जो दिया जा रहा है वो पता नहीं किस तरह का है, ठीक है। अब उस पानी के जरिए, ये मेन उसका जो सोर्स होता है वो गंदा पानी होता है। गंदा पानी मराद ये नहीं होता कि दिख रहा हो कि गंदा पानी है, उसमें बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा हो। अब दिन ब दिन इन केसेस के बढ़ने की वजह भी यही काउंट की जा रही है। गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रही, थिंक टैंक इनका बड़ा मजबूत नहीं नजर आ रहा है इस मामले के अंदर, ना हेल्थ सेक्टर में, ना मैनेजमेंट में, ना स्टडीज में, ना बिजनेस में, ना पॉलिटिक्स में। तो ये जाएं तो जाएं कहां सारे? नहीं, थिंक टैंक तो बड़ा मजबूत है ना, देखें वो कहते हैं सारा कुछ पिछले करके चले गए, इतना मजबूत थिंक टैंक है कि वो अभी तक इस फिक्रे से नहीं हटे। वो कह रहे हैं, देखें मैं उस दिन भी हैरान था जब ये फिरदौस आपा उधर देखें ना, ट्रेन का हादसा हो रहा है, आप वहां जाके क्या कह रहे हैं, देखें ये आपको पता नहीं है कि किसने बुसीदा लाइनें बिछाई। तो फवाद चौधरी साहब, आप भी तो उसी गवर्नमेंट में थे जब बुसीदा लाइनें चेंज करवानी थी,
तो क्यों नहीं करवाई? देखिए, जब एक हमारे सियासतदानों को वुसअत इख्तियार करनी होगी, अपने थोड़े से अपने बुर्दबारी लानी होगी। जब आप किसी गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं ना, तो एटलीस्ट जो फ्लॉज आप उस गवर्नमेंट के साथ बेंचेस पे बैठ के छोड़ के हैं, तस्लीम करें कि हमें तब ये कर लेना चाहिए। ज्यादातर चीजें ब्लेम गेम ही है कि जी आपने किया था, आपने सही नहीं किया। और जो पिछली पार्टीज हैं या गवर्नमेंट है वो इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती रहती है, ये जो गवर्नमेंट है ये उनको क्रिटिसाइज करती रहती है। तो आम आदमी की जिंदगी जहाँ पे मुश्किल होती जा रही है, तो कसूर तो आम आदमी को तो नहीं है। फातिमा, इसी गवर्नमेंट के अंदर एक वजीर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, ठीक है। बहुत आसान है गिरेबान को हाथ डाल लेना, बेसिकली इल्जाम लगाना बहुत आसान है। अपना गिरेबान पकड़ के खींचना बड़ा मुश्किल लगता है। हमारे लिए आसान है कि दूसरे गिरेबान को हाथ डाल लें। बिल्कुल, इस पे बिलाल मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त क्योंकि हो गया, तो यहाँ पे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बिलाल, फिरदौस आशिक अवान आजकल बहुत वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया हो, न्यूज़ की जीनत हो, फैसलाबाद आए या फिर किसी टॉक शो में बैठे, फिरदौस आपा हर तरफ हो रही है। और गुज़श्ता दिनों में ये जो वाक़या थप्पड़ लगने वाला पेश आया, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अपने साथियों को खुद ही थप्पड़ मारी जा रहे हैं। पहले साहब का साथी थे, अब हरीफ बन गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये सियासत कहीं भी हो तो मनफी सियासत है, हाथा पाई की सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये तो बिलाशुबा किसी को भी जेब नहीं देती, और ये आपकी अखलाकियात को बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगाते हैं। मैं फैसलाबाद से अगर कभी भी बात करें ना, जब डिबेट की, तो अल्लाह जनरल फिरदौस में जगह थे, राना अफजल साहब होते थे, खूबसूरत डिबेट करते थे टॉक शोज के अंदर, खूबसूरत बात करते थे, बोलने का अंदाज था ना, ब्रीफ करते थे। अब जब जिनको बोलना ना आए ना, वो हाथापाई। देखें, मेरे ख्याल में अगर वहाँ फिरदौस हाजी कहती हैं कि इन्होंने मेरे वालिदैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो वो कादर साहब थे, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे वालिद के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा, वहाँ से तनकीद हुई। अब अक्सर शोज़ के अंदर देखें कि लोग किसी को हाइपर करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं, जो कि उन्होंने उज़मा बुखारी ने अपने ट्वीट के अंदर बताया कि फिरदौस आशिक अवान का एक रवैया बन चुका है। ये टॉक शो में आपके वालिद या वालदा के ऊपर अटैक शुरू करती हैं, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, वहां से लड़ाई शुरू हो जाती है। देखिए, टॉपिक के ऊपर आप भी प्रोग्राम करते हैं, यहाँ लोग आते हैं, अगर आप यहाँ दो को बैठा लेंगे, नून लीग पीटीआई वाले इकट्ठे भी आए होंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको बुर्दबारी लानी होगी, आपको एक ऐसी सियासत। देखिए, आप जब ऐसे रवैये इख्तियार करेंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे वो लड़की और लड़का नौजवान आए सियासत के अंदर। गलत एग्जाम्पल सेट करें। अगर आप कोई भी पॉलिटिशियन हैं, कोई भी आप पब्लिक फिगर हैं, तो आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने एक सर्टन तरह से एक्ट करना है, एक सर्टन तरह से बिहेव करना है। तो चाहे जिस भी वजह से हुआ हो, बहुत ही गलत एक्शन था, आई बिलीव पीछे की जो भी कहानी होगी, सामने तो जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से तो यही है कि एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, और अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, ना कि एक गलत एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर बात करें, हम ऑफ कोर्स पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ अब एक रेस में लग गई हैं कि जल्दी से हम जो अपने हलके हैं, जो जहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी को, वहाँ पे हम काम शुरू कर दें। पिछले 2 साल 3 साल जो गुजरे हैं उसमें हमने यही देखा कि ज़्यादातर काम नहीं किए गए। तो अब ये रेस जो है ये लग गई है, कंपटीशन एक शुरू हो गया, जी हमने ये किया, हमने ये किया। इलेक्शंस भी अनकरीब आ ही जाएंगे, तो उस हवाले से क्या कहेंगे, ये जो रेस है ये कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? ये फातिमा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम हैरान थे, समुद्री रोड 15-20 दिनों में आज दालोवाल तक तमीर हो गया है, तैयार हो गया है, अब कारपेटिंग हो गई है, जड़ावाला रोड पे पैचिंग लग रही है, गली मोहल्ले देखें सारे बनना शुरू हो गए हैं। मतलब मुझे एकदम से शौक हुआ, कल मैं नईम मुस्लिम कैमरामैन के साथ आ रहा था और हमने 6-7 गलियां देखी बिल्कुल सीक्वेंस में, सबके ऊपर उन्होंने उखाड़ बिछाड़ के तामीर शुरू कर दी। और हम आपस में ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और ये हर बंदा कह रहा है, ये अकल फहम वाला बात। तो मुझे लगता है हर साल शायद इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि फिर एक्चुअली हर किसी को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना इलेक्शन जब तक करीब नहीं आते हैं, काम जो है शायद पहले भी हो रहे होंगे लेकिन नजर नहीं आते, और इलेक्शन के करीब आते ही जो काम है वो नजर आने लगता है। एक लफ्ज बोला जाता होता है, चौथा साल आखिरी साल होता है। हाँ। तो ये अब चौथा साल शुरू हो चुका है पीटीआई। लेकिन बिलाल, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट ज्यादा लग रहे थे, आपको इल्म होगा, लेकिन मेयर फैसलाबाद ने केस विन किया है, जिसके तहत तमाम बजट्स को अब रोक दिया गया है। ये भी एक अहम बात है। अब आपको हनान में ये भी बता दूं, मेयर साहब को जाकर कागज चेक पिछली डेटों में लगा के उन्होंने अप्रूव भी कर दी है। क्या करेंगे?
अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन उस पर रिट पिटीशन दायर हो सकती होगी, अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया ना, इसके बाद तो कोई नहीं हो सकता। जो पहले पास हुए वो तो बनने ही बनने। अब हो सकता है कि उनको रोक दिया जाए, हुक्म इम्तनाही जिसे कहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन आप उस डेट के बाद जाएंगे ना। बिलाल, जो तरक्याती काम चल रहा है उसके ऊपर बजट जा रहा है ना, तो बजट को रोकने के लिए उन्होंने अगर कर दिया तो बजट जब लगेगा ही नहीं, चाहे पहली डेट्स का भी हो। देखिए अब देखिए वो जो फिर मुंतखब नुमाइंदा होगा, सियासी शहीद तो बन गया ना। हाँ। वो कहेगा हल्के में जाके देखो मैं तो काम शुरू कराता सी, आज जरा थोड़ा चेयरमैन ने रखाता नून लीग वाले चाहते नहीं काम होवे। अब आप उनके पास मौका तो बल्कि उनको मौका एक मिल गया, फराहम हो गया है। दे कैन शो दिस पेपर के देखे मैंने इस पेपर के अंदर अप्रूवल ले ली थी, अब इस अप्रूवल के ऊपर नून लीग वालों ने काम नहीं होने दिया, फिर गंदे इनको करेंगे। बेसिकली उनका एक सारा मलबा उन्होंने तैयार किया, टोकरी वो कूड़े की, जहां ये नजर आते हैं उनके ऊपर फेंक देते हैं। जो किया इन्होंने किया, सड़कों के ऊपर काम बहुत तेजी से जारी है बिलाशुबा चेयरमैन को। लेकिन हनान एक चीज जरूर देखनी होगी, आपके बेशतर चेयरमैन अपनी वाबस्तगियां अंदर से बदल चुके हैं। वो बिल्कुल, मैंने प्रोग्राम किया तो मैंने मेयर से ये सारे चेयरमैन हजरात से बार बार सवाल करता रहा कि आप में बेशतर ऐसे लोग हैं जो 2018 में पीटीआई को सपोर्ट कर चुके हैं, अब फिर आगे बैठे हैं। वो कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सियासत डिफरेंट होती है, ये लोग अतमेतमाद कर चुके हैं पीटीआई। और पॉलिटिक्स में लॉयल्टीज जो है वो हमेशा बदलती रहती हैं। देखें हनान, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक हल्के से इलेक्शन लड़ना है चेयरमैन का, तो अगर एक एमएनए मुझे कह रहा है कि आप मुझसे बजट लेके अपनी गली मोहल्ले तैयार करवाओ, तो मैं तो कहूंगा ले आओ बजट में अगली, मैं आवाम को कहने जोगा हूंगा, मैंने गलियां बनाई हैं, वोट डाले मुझे एमएनए एमपी से क्या ताल्लुक है। मैं अपने देखे ना, यहाँ सियासत ही डिफरेंट होती है और आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आपके वाले साहब इस पूरे सिस्टम से मुंसलिक हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ बेसिकली, और मेरे ख्याल में बल्दियाती इलेक्शन पार्टी बेस होना ही नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है बिलाल। 80% आपका अपना वोट होता है, 20% आपको पार्टी बेस के ऊपर मिलता है। अगर उस शख्स की रिप्यूट अपने हल्के के अंदर अच्छी नहीं है तो वो जितना मर्जी पापड़ बेलता रहे वो नहीं जीत सकता। और इसमें बरादरीज़म भी ज्यादा काउंट नहीं करता। बरादरीज़म तो बहुत बड़ा कोई हल्का हो ना, जैसे एमपी एमएनए लड़ते हैं उसमें बरादरियों को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना, आप हर बंदे मतलब चेयरमैन अपने हल्के के एक एक बंदे के घर में कितने बंदे मौजूद हैं, उनका क्या क्या नाम है और कौन क्या क्या काम करता है, उसको इतना तक पता होता है। क्योंकि आप जिस हल्के से लड़े होते हैं, आपकी जंपल वहां पे होती है, इर्द गिर्द का पूरा इलाका आपको और आप उनको जानते होते हैं, तो इस चीज को बहुत मैटर करता है। एमपीए और एमएनएस जो हैं वो तो चेयरमैन के सर पे खेलते हैं, वो एक एक घर में नहीं जा सकते, वो चेयरमैन की ड्यूटी लगाते हैं कि आप जाके जनाब हमारा वोट बैंक इकट्ठा करें। तो चेयरमैन की सियासत ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि ये ग्रेस रूट की सियासत होती है ना। मुझे जो नजर आ रहा है ना, मुझे अगले 8-9 महीने में बल्दियाती इलेक्शन नजर आ रहे हैं, शायद ना हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उस्मान गुजार साहब ने ये इशारा दिया है कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं 8 से 9 माह के अंदर। क्यों इस सेटअप को अगर आप खुद, मैं अब आपसे एनालिसिस पे करवा सकता हूँ कि अगर ये बहाल कर दें इनको, ये बजट लगाएं तो पीटीआई अगला इलेक्शन जीत जाएगी। और अगर 8-9 माह के बाद पीटीआई ये जो तरक्की काम इस पर जारी, उन पे अपने बल्दियाती चेयरमैन जितवा ले तो इलेक्शन के पास ना एक बहुत बड़ा कार्ड है, वो ये है कि कोर्ट के अंदर जाएंगे। ये हर बात यही करते हैं कि हमें इंसाफ कोर्ट से मिलेगा। अब अगर ये बहाल कर देते हैं, आप यकीन जानिए ये इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उसने हमारे शहर की तो क्या पूरे पंजाब की सियासत को यूं बदल के रख दिया। अब वो एमपी एमएनए मतलब इनके नाम के साथ दोबारा चेयरमैन लगने से ही आधी अवाम जो है वो डाइवर्ट होगी, चेयरमैन के पास अपने काम लेके जाना शुरू होगी। दूसरी चीज ये, डेरे आबाद होने के साथ साथ अगर इनको ये चार्ज सिर्फ 2 माह के लिए भी मिलता है, इन्होंने एक और रिट पिटीशन दायर करनी है। मेयर फैसलाबाद के साथ मेरी मुलाकात थी, उसमें गुफ्तगू हो रही थी, वो कहते थे ये जो 2-2.5 साल जाया किए, अब इसकी रिट पिटीशन भी करनी है। हमें जो मतलब काम नहीं करने दिया, डी सीट रखा गया, अगर उसकी रिट पिटीशन के अंदर वो कह देते हैं तो फिर कहां ये गवर्नमेंट ऑफ आपको ये कह रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन की तरफ जा सकती है गवर्नमेंट, ये इलेक्शन करवाने की तरफ जा सकते हैं। इनके पास वाहिद एक सेविंग पोजीशन है, वो इलेक्शन करवाने वाला है। इलेक्शन करवाएं और अपने बंदे, अब जो भी जीते, जो जीता पीटीआई का, जो जीता सुल्तान वाला हिसाब करेंगे, ये कहेंगे ओपन टिकट पे जीते हैं बल्दियाती इलेक्शन, जो जीता नेबरहुड हेड उन्हें इकट्ठे करेंगे, बजट लगवा के इलेक्शन। कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि अपने आप को और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो बल्दियाती हों, चाहे वो एमएनएज एमपीएज हों, उनको आगे करें ताकि उनकी पार्टी का जो एक इमेज है वो बेहतर हो सके इलेक्शन से पहले, और लोग जो हैं उसके साथ ज्यादा क्लोज हो सके, उनकी पार्टी के साथ लॉयल्टी अपनी शो कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बिलाल डोगर का, उन्होंने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट में। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरी ड्रेसिंग जो है वो हसन मज़हर जो कि मारूफ डिज़ाइनर है हमारे फैसलाबाद के, उनकी जानिब से की गई है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मल और सेमी फॉर्मल कुर्ता, शलवार कमीज़ या वेस्ट कोट्स ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोहिनूर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना होगा जहाँ पे हसन मज़हर की शॉप मौजूद है। और अगर आप बेहतरीन सा हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको प्राइम हेयर क्लब जाना होगा जो कि जनाब कॉलोनी में मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी को होस्ट फातिमा भी मौजूद है। तो फातिमा, चाय के हवाले से क्या कहेंगी आप? चाय जो है, आज जुम्मे का दिन है, बहुत सारे लोगों को घर में छुट्टी भी होगी, तो चाय तो बना के लाजमी तौर पे अपने दिन का आगाज वो करें। हनान, बात ऐसी है कि मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो या वीक का कोई भी दिन हो, बहुत सारे लोग चाय के बगैर अपनी जिंदगी जो है और अपना दिन जो है वो इमेजिन ही नहीं कर सकते, चाहे वो छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। तो ऑफ कोर्स चलते हैं किचन की तरफ और चाय भी बनाएंगे। और उससे पहले हमें एक और चीज भी तो है ऑफ कोर्स हनान, जो हम भूल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज चाय के साथ कोई मीठी चीज जो है वो तो लाजमी तौर पर अच्छी लगती है। और ऑन इट्स ओन भी जब आपने ब्रेकफास्ट ना किया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, तो कोई भी लाइट सी ऐसी चीज जो कि मीठी भी हो, आपको एनर्जी भी दे दे और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जी, मैं बात कर रही हूँ मक्खन वाला बटर कुकीज बाय गिब्स ऑफ कोर्स। इन बहुत ही मजेदार ये बिस्किट है। और हनान, आपको पता है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन बटर जब आप इस्तेमाल करते हो वो लाइट भी हो एट द सेम टाइम, क्योंकि कुछ लोग कैलोरी कॉन्शियस होते हैं लाजमी तौर पर और उनको होता है कि उनका वेट ना पुट ऑन हो जाए। तो ये बिस्किट जो है मीठा भी है, इसमें असली बटर 100% ओरिजिनल बटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और आपको वेट गेन नहीं होता है, यानी कि आपको अपने वेट का भी ध्यान रख सकते हैं। और मीठा सा ये जो बिस्किट है ये भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसे लंच में भी इंजॉय कर सकते हैं, और जैसे कि हनान इस टाइम जो है अपने ब्रेकफास्ट में इसको इंजॉय करें, क्योंकि लंच का तो अभी वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेकफास्ट में भी आप इसको खा सकते हैं। अगर आपके पास वक्त ना हो और आपको वक्त ना मिले कि आप कुछ बना रहे हैं, तो लाजमी तौर पर आप इसको जो है लंच में, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। असली बटर से बनाया गया है, बहुत ही मजेदार, मीठा, रिफ्रेशिंग और लाइट सा है। हाँ, खस्ता हाल भी है, और तभी तो कहते हैं कि गिब्स का मक्खन वाला बटर कुकीज आ गया तो छा गया। तो जी हाँ जनाब, अगर आप ये कुकीज मुंह में डालते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि डिलीशियस होने के साथ साथ इसका टेक्सचर कैसा है। तो आप जैसे ही मुंह में इसको रखते हैं तो ये खुल जाता है। हनान, जस्ट बिकॉज आप खा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बिल्कुल जी, ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसकी लज्जत जो है वो आपके मूड स्विंग्स पे बहुत डिपेंड करती है। और अब हम अगले सेगमेंट में मूड स्विंग के ऊपर ही गुफ्तगू करने वाले हैं। तो हम भी यही चाहेंगे, घर की चाय हो या फिर मेहमानों की खातर ताज़ा करनी हो, सबसे पहले आपका इंतखाब जो होना चाहिए वो गिब्स मक्खन वाला बटर कुकीज़ होनी चाहिए, ताकि आपके मेहमान जो हैं उनको एक अच्छी वाइब्स आए, आपकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर जाए, एक अच्छी फील आए। तो उसके लिए उनका टेस्ट जो है, वो जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए। तो मक्खन वाला जो आप गिब्स के बटर कुकीज़ हैं वो चाय के साथ सर्व करें, कॉफ़ी के साथ करें, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ करें। बच्चे भी इसे पसंद करेंगे, बड़े भी करेंगे और बूढ़े भी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ही कुछ ऐसी और हम लोग तो ऑन इट्स ओन भी इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज है इतना मजा कि आप बगैर किसी और चीज के का इस्तेमाल किए भी इसको खा सकते हैं। स्पेशली गर्मियों के अंदर जब आपको कोई मीठी चीज लाजमी तौर पर चाहिए, तो बिकॉज आपकी एनर्जी बड़ी जो है लूज हो रही होती है, थके होते हैं, गर्मी होती है, पता नहीं चल रहा होता है कि क्या करें और क्या खाएं, और किचन में कुछ बनाना भी ना मुश्किल लग रहा हो, तो लाजमी तौर पर गिब्स का बटर कुकीज और मक्खन वाला बटर कुकीज जो है वो लाजमी तौर पर आपने ट्राई करना है और हमें बताना है कि आप लोगों को किस तरह का लगा। और दूसरा, इसकी पैकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे दिखाता चलूँ कि बाहर आउटर लेयर्स के अलावा अंदर भी प्लास्टिक की एक लेयर है जिसके अंदर कुकीज़ को रखा जाता है, ताकि अगर कोई इधर उधर कोई वजन भी इसके ऊपर आ जाए तो कुकीज़ ना टूटें, क्योंकि जब ये कुकीज़ टूट जाती हैं तो आपका दिल भी टूट जाता है। तो आपके दिल को बचाने के लिए इन कुकीज़ की हिफाजत जो है वो बड़ी अच्छी पैकिंग में की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, चाय जनाब। बिल्कुल हनान, और हमारी तो रिवायत बन चुकी है कि हम लोगों ने अपनी ऑडियंस के साथ चाय का एक कप जरूर बनाना होता है। और आपको पता है कि हमारा फेवरेट ब्रांड जो है सिटी 41 का फेवरेट ब्रांड, और हमारा इंतखाब स्पेसिफिकली डीएटी है, जस्ट बिकॉज डीएटी की चाय जो है आप ना सिर्फ आप लोगों को टेस्ट, अरोमा और टेक्सचर में बहुत अच्छी होती है, बल्कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। आप लोग हमारे लिए इतने खास हैं कि हमारे किचन में कोई भी प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको नंबर 1 प्रायोरिटी रखकर ही किए जाते हैं। चाय के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स जिनसे आप चाय जो है, पत्ती जो है तैयार की जा सकती है। लेकिन जब आप कोई काम कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए और अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो आई थिंक
उसमें आपको और तरक्की मिलती है, उसमें आपको और पॉपुलैरिटी हासिल होती है और आपको मार्केट में वो नंबर 1 जगह पर खड़ा कर देती है, बिकॉज आप वो काम कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं बल्कि अपने कस्टमर्स को ध्यान में रख के कर रहे थे। और कस्टमर्स हमेशा इस चीज़ को एडमायर करते हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उनका ख्याल रखा जा रहा है। और जैसे आप लोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा खास हैं, वैसे ही DAT के लिए भी आप लोग बहुत खास हैं। और उनकी जो पत्ती है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो नंबर 1 क्वालिटी के हैं, टू मेक श्योर कि आप लोगों की सेहत पर कोई भी नेगेटिव असर ना हो, सारा का सारा पॉजिटिव असर हो और आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर हो और आपको चाय का जो टेस्ट होता है, जो रिवायती एक खुशबू होती है, वो भी आपको मिले, चाहे फिर आप नॉर्मल चाय पसंद करते हो या फिर आप तेज पत्ती वाली चाय। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जहाँ बात आती है DAT के हवाले से, तो जनाब एक चीज़ तो मैं बता सकता हूँ, वो ये कि ये क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अगर आप बेहतरीन चाय पीना चाहते हैं उसके लिए आपका इंतखाब DAT इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया के बेहतरीन बागात से पत्तियां चुन के लाते हैं सिर्फ और सिर्फ खास आपके लिए, ताकि आपको चाय का टेस्ट, टेक्सचर और अरोमा वो मिल सके जो किसी और में नहीं। इसी वजह से दुनिया की नंबर 1 टी का खिताब भी इसको अक्सर दिया जाता है लोगों की तरफ से। और 2 तरह की पैकिंग इसमें मौजूद है। येलो कलर की एक्सट्रीम क्वालिटी के नॉर्मल यूज़ में अगर आप घर में यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस पैकेट के अंदर एक और भी खसूसियत है कि हीरे की अंगूठी भी आप विन कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर कूपन मौजूद है। वो स्क्रैच करें और सेंड करें उसे निकलता नंबर पर, ताकि आप कुरअंदाजी के अंदर जो है वो शामिल हो सके। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ज़रा स्ट्रांग ची पीनी होती है, तो उनके लिए इनकी DAT दाने वाली जो है वो हनान, आपको कौन से वाली ज्यादा पसंद है? मैं एक्सट्रीम क्वालिटी की पसंद करूंगा। और मुझे पता है आपको एक्सट्रीम क्वालिटी एक और वजह है जिसकी वजह से पसंद है। हाँ, हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी लाजमी तौर पर, बिकॉज एक कंपटीशन जो है वो किया जा रहा है DAT की तरफ से, जहाँ पर अगर आप कूपन जो है इनकी येलो पैकेट में यानी कि एक्सट्रीम क्वालिटी पैकेट में जो कूपन आपको मिलेगा वो आप भेज कर अपना नाम एक कुरानदाजी में लकी ड्रॉ में शामिल कर सकते हैं, जिसके बाद एक हीरे की अंगूठी आप अपने नाम कर सकते हैं। फिर चाहे वो आप किसी के लिए भी रख लें, अपने घर वालों के लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए और या फिर अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए, तो जी आप उनको लाजमी तौर पर खुश कर सकते हैं। और जैसे कि आज हम मूड स्विंग्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है तो जब भी किसी का मूड अच्छा ना हो तो आई थिंक एक तो DAT का एक कप होना चाहिए और उसके साथ कोई आपको अंगूठी जो है अगर हो, और हाँ बटर कुकीज़ का भी लाजमी तौर पर इंतखाब किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि बटर कुकीज़ तो अकेले तौर पर ही अपना काम जो है इतने मज़ेदार हैं कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और चाय तो हमारी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि उसको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने भी कहा ना कि फ्राइडे है, फ्राइडे को चाय, और मैं सोच रही थी कि फ्राइडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो और उठकर कुछ भी ना करना हो पूरा दिन, लाजमी तौर पर चाय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर दिन के लिए। और DAT हो तो आपका जो दिन है वो और भी अच्छा हो जाता है, बिकॉज आपकी सेहत अच्छी रहती है और आप लाइट और रिफ्रेश्ड फील करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रोडक्टिव रहने के लिए। और आपका मूड भी, जब आप अच्छी चाय पीते हैं आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। और अननान, आपको पता है अगले कुछ दिनों में फैसलाबाद शहर में प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है। अभी तो सिर्फ प्रेडिक्शन है, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो लाजमी तौर पर हर कोई चाहेगा कि वो अपनी बालकनी पर अपने जो ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट लोग हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बैठकर चाय ज़रूर पिए। और हमारा इंतखाब जब भी अगर हम इकट्ठे बैठते हैं, हमारी जो टीम है मॉर्निंग शो की, जिनकी वजह से हमारा जो शो है वो सक्सेसफुल होता है, आपका और हमारा ये जो साथ है वो सक्सेसफुल होता है, उनके साथ बैठते हैं तो हमारा इंतखाब भी सिर्फ और सिर्फ DAT ही है। बिल्कुल जी, हमारी सक्सेस की भी हमारे प्रोड्यूसर आरिफ भाई हैं और उनके साथ साथ पूरी टीम है जो एक इस वक्त और सबके सब चाय बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक वी ऑल हैव दैट इन कॉमन कि हमारी जो पूरी टीम है वो लाजमी तौर पर चाय बहुत पसंद करती है। अच्छा, वैसे आगे प्रेडिक्शन है कि बारिशें होंगी शहर फैसलाबाद में, तो जब बारिश होती है बहुत सारे लोग याद भी आते हैं, क्या अरे बहुत सारे लोग, हाँ, और बहुत सारे मोमेंट, लम्हात, वक्त याद आते हैं, कुछ दोस्त पुराने जो हैं वो याद आ जाते हैं। कई दफ़ा तो कुछ लम्हात होते हैं, कोई मोमेंट्स होती हैं वो इस तरह की याद आ जाती है, कोई ट्रिप्स याद आ जाते हैं कि हाँ याद है उस ट्रिप के ऊपर बारिश हुई थी और बारिश में बैठ के हम लोगों ने चाय इकट्ठे पी थी। और चाय के साथ यादें बहुत सारी वाबस्ता होती हैं हमेशा, और वो यादें जो होती हैं बड़ी कीमती होती हैं और बड़ी अहम होती हैं। इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं हम, लेकिन जनाब ब्रेक का हो गया है वक्त, चाय भी हमारी है तैयार, छोटी सी लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि फ्राइडे के दिन आपको हमेशा कोई हेल्पफुल टिप्स दें जो कि वीकेंड के ऊपर और आपकी जो नॉर्मल रूटीन है, जब आपने मंडे को दोबारा काम पर जाना है, उसमें आपको लाजमी तौर पर हेल्प करें। गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गर्मी की शिद्दत
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें ऑफ कोर्स कुछ टिप्स भी चाहिए होंगी, किस तरह से अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, फिट रखें, और इन सारी चीज़ों के अंदर अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी जो सोच है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, पॉजिटिविटी को इन हालात के अंदर, जिस तरह के भी हालात हो, जिस तरह के भी मौसम हो, जिस तरह का भी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा हो। तो जी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हनान मौजूद हैं, जल्दी से आप अगर इंट्रोडक्शन करा दें तो बिल्कुल जी जी, हम योगी उनसे नईम कुछ साहब हमारे डिस्कशन भी साथ कर मौजूद हैं। हम मूड स्विंग्स के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जैसे कि गर्मी भी है, गर्मी में बाज़ ऐसा भी होता है कि इंसान के Irritate हो हालात जाते अच्छे भी हों, इसके बावजूद भी आपको चिड़चिड़ाहट फील हो रही होती है, और हर शख्स के साथ आप चिढ़ के बात कर रहे होते हैं। और यही नहीं, आपका खाना भी उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर आपके बिजनेस के या ऑफिस के मामलात उस पर बड़े करते हैं, फैमिली के मामलात उस पर बड़े करते हैं। ये मूड स्विंग्स होते क्यों हैं और इनको क्या कंट्रोल भी किया जा सकता है? योग का इल्म इस हवाले से क्या कहता है, जानेंगे योगी नईम से। तो जनाब वेलकम करते हैं आपको पहले शो के अंदर। और इसके बाद जनाब सबसे पहले तो ये बताइएगा, मूड स्विंग्स असरअंदाज आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे कितना होती है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखें सर, मसला ये है कि इस चीज़ को जानना बड़ा अहम है कि मूड स्विंग्स की बेस क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। लाजमी सी बात है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ जाती हैं, या आप ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपको किसी के साथ ताल्लुक़ कायम करने में या किसी के साथ ताल्लुक़ निभाने में बीच में कोई बार्टर सिस्टम का नज़र आए कि मैं ये दूंगा तो ये मिलेगा, ये लूँगा तो ये दूंगा, ये चीज़ें जो है वो इंसान के मूड स्विंग्स करती हैं। बेस है ये, यहाँ से शुरुआत होती है, जन्म लेती हैं। लेकिन गिव एंड टेक तो किसी भी रिश्ते का फाउंडेशन होती है ना, कि आपको अगर आपके वालदैन हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके चाहे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, एंड आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, और आप इसको ये अगर आप नहीं अग्री करते वो भी कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक गिव एंड टेक हर रिश्ते में ज़रूरी होता है। आपकी आप प्यार नहीं करोगे किसी से, आप दिखाओगे नहीं कि आप मोहब्बत करते हो, आप परवाह करते हो अपने दोस्तों को भी, तो फिर वो भी इसी तरह से करेंगे ना। मैं एक बात करूँगा। हाँ। आपने रिश्तों की बात की और गिव एंड टेक की बात की, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा गिव एंड टेक आप बिजनेस तो कह सकती हैं, अच्छा और रिलेशनशिप नहीं कह सकती। अच्छा रिलेशनशिप जो है वो एहसासात का नाम है, आपकी फीलिंग्स का नाम है। जी गिव एंड टेक तो जो है वो आप बिजनेस पे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर सकते हैं कि अच्छा। गिव एंड टेक चलेगा। अगर आप रिश्तों में लालच ले आएंगे तो रिश्ते फिर रिश्ते नहीं है, फिर आप बिजनेस कर रहे हैं। सही। तो रिश्तों में बिजनेस नहीं चलना चाहिए ना, क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल जी, रिश्तों में बिजनेस नहीं होता। सही। एहसासात का नाम है रिलेशनशिप। जी अगर आपको किसी के दुख का एहसास है और उसकी खुशी का एहसास है कि उसकी खुशी किस चीज़ में है और उसको दुख किस चीज़ से मिलता है, तो वो है रिलेशनशिप। और नईम भाई, इस जिंदगी में, इस दुनिया में मोहब्बत, इश्क और इसके साथ साथ आपका लगाव, आपका किसी के साथ लॉयल होना, ये मेरा ख्याल वाहिद वो चीज़ें हैं जो खरीदी नहीं जा सकती, और ये दुनिया की सबसे अनमोल, मेरे नज़दीक जो सबसे अनमोल चीज़ें हैं, ये क्या कहेंगे इस सवाल? सर जो प्योरिटी है ना, आपके जो माइंड सेट की प्योरिटी है, इसका आफ्टर इफेक्ट्स जो है बहुत स्ट्रांग है। जैसे हम अगर ये सोच लें कि हम किसी के लिए अच्छा करेंगे और उससे ही हम जो है वो अच्छे की तवक्कुआत करेंगे, तो इस पे जो है वो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि फिर आप उसी से सिला लें, सही। फिर आप मुझसे तवक्को भी ना करें। सही। तो इससे क्लियरली ये बात होती है कि आपने हमेशा जो अच्छा करना है वो जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं उससे आपने फायदे की तवक्को नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। सही। वो गिव एंड टेक तो यहाँ से खत्म हो जाता है। हाँ और ये हमें कौन गाइड कर रहा है? इस्लाम। जी सबसे जो मतलब हमें सोचना चाहिए इस चीज़ को कि इस्लामिक तालीमात जो हैं वो इंसान की दुनिया आखिरत को कामयाबी का एक ज़रिया है। तो हम अगर इस चीज़ को जान लें कि हम जब किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमें ज़रा सी भी ये नहीं होनी चाहिए बात कि हमारे लिए वो अच्छा करेगा, बल्कि इसलिए तो मौला अली का कॉल है कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से भी डरो, और ऐसा होता है। बिल्कुल, और हमें ऐसे ही होना ऐसा चाहिए होता है। कि तभी तो कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ। उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि मैंने नेकी की है तो ये भी नेकी ही करेगा। सर वही तो फिर ये देखें ना, फिर यही तो आपके मूड स्विंग्स हैं। हाँ जी। जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से तो वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकते, और नहीं ऐसा हो नहीं सकता। ये और अगर वो है। नहीं उतरते तो आपका मूड ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। और ना सिर्फ हम बात करें करीबी लोगों की, बल्कि हम बात करें लार्जर स्केल पे सोसाइटी की भी, कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके नेबर्स हैं,
जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उन सब से भी अगर आप एक्सपेक्ट करें कि वो हमेशा सही होंगे, हमेशा आपके साथ अच्छे होंगे, और इस वजह से अगर आप कभी उनके साथ अच्छे नहीं होते, कि वो भी अच्छे नहीं थे, तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती। तो कोशिश अच्छा। करनी चाहिए कि हमेशा जो है कोई आपके साथ जैसा भी हो अच्छे ही रहें। और मूड स्विंग के हवाले से अगर बात करें तो और भी बड़े रीजंस होते हैं। गर्मी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का मूड ख़राब होने का, लेकिन उसमें कोई टेक्निक्स हो सकती हैं कि अगर आपको फ़ौरन लग रहा है कि गुस्सा आना शुरू हो गया, ट्रैफिक में भी आप देखें तो गर्मियों के अंदर ज़्यादा लोग गुस्से में आ जाते हैं जल्दी, कोई मोटरसाइकिल सवार हो, और यकीनन जब धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, तो उनकी इरिटेशन समझ भी आती है। ये आप बात कर रही हैं सेंसरी नर्व्स की। जी। जब आपके सेंसरी नर्व्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आप सेंस ज़्यादा कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो मूड स्विंग होता है। उसका अल्टरनेट क्या होगा? अगर आप उससे निकलना चाहते हैं, अब गर्मी की शिद्दत है और आप चाहते हैं कि आपका मूड स्विंग ना हो, तो उसमें आपको मोटर नर्व्स को यूज़ करना होगा। सही। जो जो नर्व्स चल रहे हैं उनको थोड़ा नीचे करके दूसरे जो नर्व्स हैं उनको एक्टिवेट करना होगा। उनकी एक्टिवेशन ये है कि आप पोजीशंस को चेंज करें, आप फिजिकली को ऐसी मूवमेंट करें जिससे आपका ध्यान हट जाए। मिसाल के तौर पर हम जो है वो कुछ भी करते हैं तो हम मेंटली कहीं और होते हैं, फिजिकली जो काम कर रहे होते हैं मेंटली उसमें हम मौजूद नहीं होते, फोकस नहीं होता। फोकस नहीं होता। तो अगर आप मेंटली मौजूद होकर मोटर नर्व्स को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सेंसरी नर्व्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं और मोटर नर्व्स काम करना शुरू हो जाते हैं। आपके ब्रेन की हुक्मरानी हो जाती है बॉडी के ऊपर, आप पूरी तवज्जो से काम करते हैं। तो अगर हम ये सोच लें कि हम प्रेजेंट ही रहना है और आप जिस जगह मौजूद हों वहाँ आंखें खोलें। आंखें बंद करने की वजह से जो है ना फीलिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं। सही। आंखें बंद करने की वजह से आप इमोशनल भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे गुस्सा आ रहा है तो ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपकी फीलिंग्स तेज़ हो जाएंगी। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आपकी सेंसरी नर्व्स तेज़ हो जाएंगी। सही। और एक्टिव हो जाएंगी। उससे आप और ज़्यादा ख्यालात में चले जाएंगे, इमेजिनेशन कर लेंगे आप, और इमेजिनेशन का इफेक्ट फिर गुस्से की तरफ चला जाता है। इसीलिए जो है वो हमें इस चीज़ को जो है वो जब भी आपको अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो आप पोजीशन को चेंज करने का हुक्म है। आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, आप चेंज करें पोजीशन। गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करें? रुक जाएं, थोड़ा सा उतर रुक जाएं, उतर जाएं। गाड़ी से उतर के थोड़ा सा आप चीज़ों को देखें। आपको प्रेजेंट करने का एक ही जरिया है, वो आपकी आंख है। हम खुली आंख से ख्यालों में रहते हैं और बंद आंखों से और ज़्यादा तेज़ ख्यालों में चले जाते हैं। हमें देखना होगा इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द क्या है, मुशाहिदा करना होगा। हमने कभी अपनी बॉडी को भी नहीं देखा। आप थोड़ा सा रिकॉल करें, आपने कब अपनी बॉडी को क्लियर देखा है? आपको नहीं पता, याद नहीं है आपको। आपने क्या पहना है, किस आपके कपड़ों में कलर कितने हैं, आपको ये नहीं पता। तो हम जो है वो कॉन्शियसली जो है वो चीज़ें करते हैं। बिल्कुल। और आपने एक ना, आप जब आए थे तो मैंने फौरन आपसे एक सवाल किया था कि आपका आज मूड किस तरह का है, और आपने मुझे जवाब दिया कि मेरा मूड जो है वो हमेशा अच्छा ही होता है। और मैं ऑफ कोर्स, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, किसी का भी मूड ख़राब हो जाता है, तो मुझे ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि और आपका जवाब स्पेसिफिकली ये था कि मेरा मूड हमेशा अच्छा ही होता है, तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। फिर आपने मुझे एक्सप्लेनेशन भी दी जब मैंने आपसे पूछा कि क्यों आपका मूड अच्छा है। आपने बताया कि जी मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मैं कोई तवक्को नहीं करता किसी से भी। उस हवाले से भी बताइएगा कि आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसको किस तरह से मेंटेन रखते हैं, मौसम चाहे बदल रहे हों, चाहे लोग बदल रहे हों, चाहे इर्द गिर्द की चीज़ें बदल रही हों। उसमें आपकी ब्रीदिंग का बड़ा रोल है। आपकी जो फ्यूल है बॉडी का वो है ऑक्सीजन। अगर आपकी ऑक्सीजन पूरी है ब्रेन की, जो कि हम ना होने के बराबर लेते हैं, 80% ऑक्सीजन आपके ब्रेन को चाहिए जो आप सांस लेते हैं, तो हम तो 80% सांस लेते ही नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि हम आम लोग जो है वो सांस 5% लेते हैं, 95% सांस लेते नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो ये है कि हम पास्ट में और फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। जितनी आपकी थॉट प्रोसेस तेज होता जाएगा, आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, आपकी सांस यहाँ तक रह जाएगी, सिर्फ गले तक, सांस आती नहीं है। तो जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, आपकी फाइलें बंद होती हैं ब्रेन की, आपकी सांस ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है, क्योंकि ये मशीन ऑटोमेटिक है। आपने कभी किसी को गहरी नींद में सोए देखा? उसको देखें उसकी लंबी सांसें किस तरह चल रही होती हैं, उस टाइम तो वो सोया होता है, अनकॉन्शियसली सांस चल रहा है ना, वो सोचते हुए सांस तो नहीं ले रहा। तो इसकी सांस की जो खराबी है वो सबसे बड़ी ये है कि हम प्रेजेंट नहीं है, हालत हाजरा में मौजूद नहीं है। हालत हाजरा में मौजूद होना मेंटली, यानी कि मेंटली प्रेजेंट होने से सिर्फ एक नहीं बहुत सारे मसले मेरा ख्याल है हल हो जाते हैं।
गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हीट स्ट्रोक्स आपको पता ही होगा कि हर किसी को हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और रिस्क जो है हीट स्ट्रोक का बढ़ता जा रहा है। तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप बता सकें, जो लोग पूरा दिन बाहर गुजारते हैं, उनको धूप में काफ़ी वक्त गुजारना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं? हाइड्रेट तो रहना ही चाहिए, उसके अलावा ठंडा पानी, ड्रिंक्स हो गई, सर पर कपड़ा जो है वो इस्तेमाल करें, उसके अलावा कोई टिप्स अगर हो? ये जो भी आपने ठंडा पानी की बात की ना, ये सबसे बड़ा ख़तरनाक है। एकदम मौसम गर्म से ठंडे पानी का इस्तेमाल करना नहाने में या पीने में, सही। ये दोनों चीज़ें ही अल्टरनेट हैं, आपस में नीम गरम। टकराती हैं। आपको हमेशा टेम्परेचर के मुताबिक यूज़ करना चाहिए चीज़ों को, सही। टेम्परेचर के मुताबिक। अगर आपने ठंडा पानी पीने का शौक़ है आपको, तो आप पहले अपनी बॉडी का टेम्परेचर नीचे लेके आएँ, थोड़ी देर बैठें किसी जगह पे, आप अपने स्टेबल करें टेम्परेचर को, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन आप एकदम जब गर्मी से बाहर से अंदर आते हैं तो आप फ़ौरन ठंडा पानी पीते हैं, तो वो फिर आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, आपका स्टमक भी हेल्ड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। बाकी जो है वो पानी की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए बहुत आसान है। अगर आपको दिन भर पसीना बहुत आ रहा है और आपको वाकई फिर डिहाइड्रेशन तो होगी, तो ये छोटी उंगली को अंगूठे के साथ मिला लें और इसको मिलाए रखें। ये पानी का मुद्रा है, वर्ण मुद्रा कहते हैं इसको, पानी का मुद्रा। वर्ण संस्कृत जुबान में पानी को कहते हैं। तो ये पानी का मुद्रा है, छोटी उंगली अंगूठे के साथ मिला लें, सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। अच्छा, आपने शर्ट पहनी है उस पर संबारा योगा लिखा है, ये क्या चक्कर है? सर ये संबारा योगा जो है ये सिंध की पहचान है, क्योंकि योग जिसकी शुरुआत मोहनजोदाड़ो से है, और मोहनजोदाड़ो से ही जो एक इसमें डांसिंग गर्ल के नाम से जो है वो एक स्टैचू वहाँ से निकला, डांसिंग गर्ल। और योग में क्योंकि डांसिंग पोज है तो इसको उसके साथ जोड़ा जाता है। योग डांसिंग गर्ल का जो नाम है वो संबारा है, उस लड़की का नाम संबारा है। तो ये संबारा योगा जो है वो क्योंकि मोहनजोदाड़ो से योग की शुरुआत है, तो इसको हमने फिर संबारा योगा के नाम से, हमारा एक क्लब चलता है वहाँ पे लाड़काना में, जो कि पूरे सिंध में उनकी जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, और बहुत अच्छा वो फ्री ऑफ कॉस्ट योगा कराते हैं, कोई फीस नहीं है, उनकी फ़ीस है मुस्कुराहट। क्या बात है, उनका खुशियाँ बांटते हैं। हाँ, उनकी वो कहते हैं हमारी फ़ीस सिर्फ आपकी मुस्कुराहट है और कुछ नहीं है। सही। जी जी। तो पूरे सिंध में ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो येलो कलर है आपकी शर्ट का, इसका भी कोई ताल्लुक है? ये आपने चक्रा के साथ ताल्लुक है। चक्रा के साथ जो 7 चक्रास हैं उनके मुख्तलिफ कलर हैं। सही। जिस तरह कुंडलनी शक्ति है, उसका कलर जो है वो आपका सैफरॉन है, सैफरॉन कलर कुंडलनी शक्ति का कलर है। आपकी जो मुख्तलिफ चक्रास के कलर हैं, ये आपका जो है वो दूसरा चक्र है। जो डायबिटीज़, जिनको डायबिटिक पेशेंट है उनका दूसरा चक्रा खराब होता है, तो ये दूसरे चक्र का कलर है। तो डायबिटिक पेशेंट है उनको येलो कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। येलो कलर जितने लोग इस्तेमाल करेंगे वो एनर्जेटिक रहेंगे, उनके डायबिटीज़ जो है वो हाई नहीं होगा। और येलो कलर फातिमा साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। और आप सुन के आपको भी इलम में शायद होगा, मूड अच्छा हो जाता ये है। टैक्सीज जो होती हैं ये इसी वजह से येलो कलर की होती हैं कि दूर से भी आपको दिख जाता है, ये कैचिंग कलर होता है। दैट्स वाई आप उसको दूर से भी सेपरेटली जज कर सकते हैं कि टैक्सी आ रही है, उसे रोक के उसे यूटिलाइज किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो दैट्स वाई येलो कलर। लेकिन इसके साथ साथ साइंटिफिकली उन्होंने योगा के इलम को मद्देनजर रखते हुए डायबिटीज के साथ भी इसे रिलेट, इसको सुकून का कलर भी कह सकते हैं, सुकून का कलर, क्योंकि डायबिटीज का ताल्लुक बेसुकूनी के साथ है जी। आप जितने बेसुकून होते हैं उतनी जल्दी डायबिटीज हो जाती है। और एक और रिसर्च है फातिमा, वो सुन के देख के मुझे जब आर्टिकल पढ़ा तो बड़ा मैं शॉक हुआ। कहते हैं कि अंधे, गूंगे और बहरे इनको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होती है, ये जितने साल मर्जी भी जिए। तो इसके पीछे मिथ क्या थी कि जनाब वो कुछ सुनते ही नहीं, कुछ देखते नहीं, कुछ बोलते नहीं, तो उनके जहन में टेंशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो ये जब हम जैसे लोग डिप्रेस होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, टेंशन लेते हैं, जॉब, बिजनेस, फैमिली, बाहर घर बार और दोस्त अहबाब, तो इतनी दुनिया के अंदर बढ़ चुके हैं हम कि इंसान की डाइवर्जन्स इतनी हो चुकी हैं कि वो टेंशन में टेंस बहुत रहता है। और बहुत सारी बीमारियों का मेन कॉज ना कि आपके फिजिकल इश्यूज बल्कि मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादातर होते हैं। और टेंशन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि जितनी ज़्यादा टेंशन है आपकी ज़िंदगी में, जितना ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा खतरा है कि आप बीमारियों की तरफ जा सकते हैं, फिर चाहे वो डायबिटीज़ हों, हार्ट प्रॉब्लम्स हों, डिफरेंट तरह के हेल्थ इश्यूज हों।
उस हवाले से भी आई थिंक हमने रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं हम लाजमी तौर पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एंग्जाइटी गर्मियों में मुझे लगता है ज़्यादा हो जाती है जस्ट बिकॉज हबस ज़्यादा होती है। जी जी। जैसे आपको कोई टेंशन होना शुरू होती है, कोई परेशानी होती है, फिर चाहे ट्रैफिक में क्यों ना, और उसका ताल्लुक ज़्यादा गुस्सा आने से भी है। एंग्जाइटी के हवाले से अगर बात करें तो कोई ऐसी एक्सरसाइजेस है जिनसे आप अपनी हार्ट रेट अगर जैसे आपकी बहुत तेज़ है आप उसको काम डाउन कर सकें। और गुस्सा आने का भी इससे बहुत ताल्लुक होता है कि लोग एंग्शियस होकर गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं या कह बैठते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए। एंग्जाइटी का ताल्लुक जो है वो आपकी वाइब्रेशन के साथ है। एंग्जाइटी तभी होती है इंसान को जब वो उसकी बॉडी मूवमेंट उसके कंट्रोल में नहीं रहती। छोटी छोटी मूवमेंट्स उसकी बॉडी की होती रहती है अनकॉन्शियसली। वो बैठा है तो उसको नहीं पता वो पाँव हिला रहा है, उसको नहीं पता वो हाथ हिला रहा है, खड़ा है तो वो छोटी छोटी हरकतें करता रहेगा। इसका आसान इलाज है कि अपनी बॉडी पे फोकस कर लें तो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। अपनी बॉडी की पोजीशन को रोकें। आप किसी भी एक पोज में ठहरने की कोशिश करें। और एंग्जाइटी का एक और इलाज है कि वन लेग पोज करें। जितना आप वन लेग पोज करेंगे आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, साथ ही आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। आपके ब्रेन में जो थॉट्स चल रही होती हैं वो रुक जाती हैं। थॉटलेस करने के लिए जो पोज है वो आपको वन लेग पोज है। जितने वन लेग पोज हैं, एक टांग को ऊपर उठा लें। एक टांग जैसे पुराने ज़माने में सज़ा के तौर पर बच्चों को एक टांग पे खड़ा कर देते थे स्कूल के अंदर। उसका मकसद यही था कि ये कहीं गया हुआ है, इसको हाजिर करें। बड़ी बेहतरीन सज़ा थी एक टांग पे खड़े होना। और उससे जो है वो आपकी एंग्जाइटी कम होती है। एंग्जाइटी हमेशा आपको कुछ प्रॉब्लम जो भी हो जाए आपने मुश्किल में नहीं पड़ना। एंग्जाइटी ख़त्म करने का एक ही टेक्निक मैंने बता दी कि अपनी बॉडी की छोटी पोजीशंस, छोटी जो हरकत हैं उनको रोकने की कोशिश करें। सही। और तवज्जो के साथ अपने जिस्म पे तवज्जो लेके आना, जिस्म पे तवज्जो लेके आना। और गर्मियों में अगर एक्सरसाइज या योगा के हवाले से बात करें तो क्या बहुत ज़्यादा वक्त देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस हवाले से भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत बड़ा इशू हो गया, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो एक्सरसाइज भी देख के करनी होती है कि कहीं एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट ना कर दें। इस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें। है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जोगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जोगी साहब, इंसान के अंदर अक्सर औकात कहा जाता है कि छठी हिस्स मौजूद होती है और इस छठी हिस्स का ताल्लुक जो है इंसान ये समझता है कि गायबाना किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेट होता है। दैट्स वाई अगर कोई बात होती है तो अक्सर ये कहते सुना है, यार मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ऐसा होगा। ये छठी हिस्स है क्या और क्या इसका ताल्लुक है, किन चीज़ों के साथ है, इस हवाले से बताइए। छठी हिस्स का ताल्लुक जो है वो आपकी मैं तो यूँ कहूँगा बदगुमानियों के साथ है। अगर आप बहुत नेगेटिव गुमान करते हैं और अगर अच्छा गुमान करते हैं फिर तो जाहिर बात है इसको पॉजिटिविटी ही कहेंगे। छठी हिस्स का ताल्लुक आपके जो है वो थॉट प्रोसेस के साथ है कि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो आपका सोचने का जाविया क्या है, आप कैसे लेवल पे सोचते हैं, आप किन लोगों में ज़्यादा बैठते हैं, आपका एनवायरनमेंट क्या है। आपके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट से। आपका ब्रेन जो है वो चेंज होता है एनवायरनमेंट से। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जो इकट्ठा रहते हैं, ज़्यादा वक्त इकट्ठा गुजारते हैं, उनकी थॉट्स मिलती हैं। और अक्सर लोग जो हैं वो जब कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं और फिर 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो उनकी जो है वो अपनी बातें एक दूसरे की सोचें मिलना शुरू होती हैं। और अक्सर ये होता है कि यार मैं भी यही कहने लगा था। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हनान और मैंने आज दोनों ने ब्लैक पहना हुआ है। ये लाजमी तौर पर होता है कि जब आप वक्त साथ गुजारते हो, हम रोज मॉर्निंग शो के लिए मिलते हैं, तो आई थिंक वो कितनी दफा हुआ है हनान के, आई थिंक हमारे कपड़े मैच। और कभी हमने इंटरेक्शन नहीं की, हमने कभी बात नहीं की होती। योग इसके बारे में यूँ कहता है कि आप जब एक्सेल करते हैं, अब यहाँ पे हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, आप जब एक्सेल करते हैं तो आपके थॉट के सेल्स एक्सेल होते हैं। जो आप सोचते हैं, जो जिस लेवल का सोचते हैं वो थॉट्स निकलती हैं। पुराने ज़माने में जब टेलीपैथी का इल्म बहुत ज़्यादा था, देखिए ना, उस टाइम जैसे आज तार के बगैर मैसेज आप तक पहुंचते हैं, क्या लिखा हुआ है आपके मोबाइल उसको सर्च कर लेता है, उसको ले लेता है। आपकी आवाज़ पहुंचती है बगैर तार के, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। वेव्स के ज़रिए आपकी आवाज़ दूसरे तक क्लियर पहुंचती है, जो आपकी आवाज़ होती है। इसी तरह पुराने ज़माने में एक टेलीपैथी जो इल्म था वो इसकी असल बेस जो है वो आपकी ये सांस के ज़रिए से है, सांस की मशकों के साथ है। क्योंकि जब आप वो उसकी मुख्तलिफ मशकें हैं, वो हम एक ही सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते कि कैसे किया जा सकता है। वो बहुत वसी इल्म है कि आपने अगर हनान भाई को कोई मैसेज देना है
या मैंने को मैसेज देना है, तो मैं अब घर बैठे इनको कैसे वो मैसेज दे सकता हूँ ऑफ बगैर कोर्स मोबाइल के? टेलीपैथी तो आई थिंक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जो भी है, और वो आई डोंट नो कि वो किस तरह से काम करते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें एनर्जी का भी कुछ पार्ट जो है होता है कि आप क्या परसीव करते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, और आप किस तरह से सोचते हैं चीज़ों को, क्या एनर्जी आप यूनिवर्स में देते हैं। आई थिंक यही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह की एनर्जी आप दे रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, उसी तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं। और इसका ताल्लुक सिक्स सेंस से भी है कि कभी कभी आपको लग रहा होता है ये चीज़ होने वाली है या कहीं ये चीज़ हो ना जाए, और वही चीज़ अमूमन हो जाती है। बिल्कुल, आपके जो है वो बिलीफ सिस्टम की बात है, और स्ट्रॉन्ग आपकी जो थॉट्स हैं, जो आप अगर आप किसी भी चीज़ पे गहरी सोच में जाके सोचते हैं और आपका बिलीफ सिस्टम है कि ऐसा हो सकता है, और आप बड़ा गहरा जाके सोचते हैं, तो वो हो जाएगा। सही। और अगर आपने नेगेटिव सोच लिया इस पोजीशन में कि ऐसा होगा, मैं सोच रहा हूँ ऐसा होगा, तो इसीलिए जो है वो हमें बदगुमानी से मना किया गया, हमें रोका गया बदगुमानी से कि बदगुमान नहीं होना। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने खुद भी अपने लिए भी फरमाया कि मुझे तुम जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही हूँ, मेरे लिए जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा ही पेश आऊँगा आपके साथ। तो इसलिए अच्छा गुमान होना और उस पर पॉजिटिविटी पे पक्के हो जाना, जम जाना कि ऐसा होगा। पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपके मामलात चेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है। और यकीन का इन चीज़ों पे बड़ा अमल दखल होता है जब हम अल्लाह ताला पे इतना यकीन करते हैं कि नहीं इंशाल्लाह मेरा अल्लाह बेहतर करेगा, तो यकीन जानिए मामला रब बेहतर करता है, और इस तरीके से करता है कि आपको पता भी नहीं चलने देता। बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है उस कुदरत की, उस मेरे अल्लाह पाक की, कि इंसान की ज़िंदगी के मामलात को इस कदर बेहतर कर देता है, लेकिन उसे महसूस नहीं होने देता कि ये बेहतर किस तरह से हुए। हाँ, अलबत्ता अकल वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है, समझ जाना उनके लिए बहुत होता है कि कल तक जो नामुमकिन था आज मुमकिन हुआ, ज़रूर कोई ना कोई वजह इसके पीछे होगी। इंसान की अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन इसके बावजूद भी वो समझ सकता है कि क्या जो उसने मांगा था वो उसे मिला, चाहे किसी भी तरीके से मिला, देर मिला, जल्दी मिला, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो इंसान को उसके मांगी गई, वो देखें एक 70 माओ जितना हमारा रब जो है वो हमसे प्यार करता है। तो ये किस तरह से हो सकता है? माँ तो एक बच्चा खिलौने के लिए जिद करे ना, उसके पास पैसे ना हो, वो जहाँ से मर्जी ला के देती है, तो वो तो मेरा रब है। ये चीज़ें, हर चीज़ हमारे लिए होती है, लेकिन उसके लिए देना मुश्किल नहीं है। तो वो 70 माओ जितना हमसे प्यार करता है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ की ख्वाहिश करें और वो रब जो है वो आपको ना दे? मेरा तो यकीन ये है, मेरा ये मानना है कि मैंने आज तक अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने मुझे वो दिया। और लोग कहते हैं ना देर दिया, मुझे तो इतनी जल्दी दिया कि मुझे खुद भी नहीं बाज़ समझ आती कि अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है। ये रवाबत होते हैं आपके अपने खुदा के साथ, आप किस तरह से अल्लाह ताला जी के साथ मुखातिब होते हैं, किस तरह से। अब आपको आवाज़ें तो नहीं सुनाई दे रही होती, लेकिन एक फील होता है इंटरनल कि मेरा रब मेरी बात सुन रहा है और उस बातों को पूरा भी करेगा। आप अच्छे गुमान से रहते हैं हमेशा, आपका गुमान स्ट्रांग है अल्लाह पे, आप अच्छा सोचते हैं। आपने कभी ये देखा है ना कि बहुत सारे लोग जो है वो हमें सारी ज़िंदगी तनज़ली का शिकार नज़र आते हैं, नीचे से नीचे जाते हैं, और उनकी थॉट प्रोसेस या थॉट लेवल आप देखेंगे ना, वो हमेशा ये होगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। उनके मुंह से आप अक्सर सुनेंगे, मैं जो भी करता हूँ मेरे साथ बुरा ही होता है, मैं जो भी करता हूँ अच्छा नहीं होता मेरे साथ। वो बेसिकली उन्होंने फिक्स कर लिया होता है, ये उनकी सोच फिक्स हो गई होती है कि मैंने अच्छा करना है मेरे साथ बुरा होना है, मैंने अच्छा करना है मेरे साथ बुरा होना है। अब इस सोच का फिक्स हो जाना कभी भी उसको तरक्की पे नहीं लेके जा सकता, कभी भी उसकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं ला सकता। जो बात हमने शुरू में की कि हम एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दें, गो के उसकी एक्सपेक्टेशंस बुरी हैं, वो अच्छा करके बुरा सोच रहा है, तो लाजमी सी बात है उससे बुरा होगा और बुरा होता है। वो कभी भी आपको खुशहाल नज़र नहीं आएगा। खुशहाल लफ्ज़ बड़ा प्यारा है, खुशहाल, हाल में खुश रहना, जिस भी हाल में खुश रहना। प्रेजेंट मोमेंट में आप खुश रह सकते हैं, ना पास्ट में खुश रह सकते हैं ना फ्यूचर में खुश रह सकते हैं। और फ्यूचर का सोच के आप प्रेजेंट को भी बाज़-औक़ात ख़राब कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो ये लाजमी तौर पे होता है कि इंसान अपने फ्यूचर पे फोकस करने की कोशिश करता है और अपने हाल को ख़राब कर लेता है। इवन आपके पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बड़े पॉजेसिव होते हैं, तो यकीन जानिए बहुत सारे पेरेंट्स इसी वजह से ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, इसी वजह से शुगर का शिकार हो जाते हैं कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा और मेरे बच्चे आगे पढ़ लिख के कैसे। दुनिया देखें, लोग आजकल दुनिया को बड़ा जालिम समझते हैं और कंपटीशन का दौर आ गया ना, और हर एक को यही कहना होता है कि यार किसी को स्पेस जो है वो नहीं दी जाती,
हर बंदे की कोशिश होती है कि अपनी स्पेस बनाए। तो इस कंपटीशन के दौर में जो आपके चाहने वाले होते हैं, जब आप compete नहीं कर पा रहे होते तो ज़रूरी आपके लिए लाजमी तौर पे वो टेंशन में होते हैं। यही वजह होती है कि हमारे यहाँ पढ़ाई को नॉलेज की सेंस में नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि बच्चा नौकरी क्या करेगा भाई, जी अपनी ज़िंदगी अच्छी जी लेगा, इतने पैसे कमा लेगा कि वो अपनी 2 वक्त का खाना नंबर कितने आए हैं, किसी से नंबर कितने ज्यादा आए आए हैं, कम आए हैं। अब हम एक टेक्निक का डिस्कस करते हैं जो कि जायज़ बात है, क्योंकि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप प्रेजेंट कैसे रह सकते हैं, मूड स्विंग्स को कैसे रोका जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बातें की जाएं और लोगों को जो है इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि मूड स्विंग्स को अगर कंट्रोल में लेके आना है, बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से डिजीज़ चल रही है आजकल, जो सबसे टॉप पे है मूड स्विंग्स की, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उसमें पेशेंट्स जो है वो जितने भी हैं वो या तो खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और उदास होते हैं तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अब इसका एक टेक्निक मैं बताऊंगा, उस टेक्निक को समझ लीजिएगा कि उस टेक्निक को दर्शन कहा जाता है योग में। योग ये कहता है कि जैसे आपने अक्सर सुना होगा सूर्य दर्शन, चंद्रा दर्शन, मुख्तलिफ दर्शन हैं। दर्शन एक जुबान का लफ्ज़ है, मतलब इसको ये भी तो कहते हैं ना किसी के दर्शन करना। जल दर्शन है, आप पानी का दर्शन कर लेते हैं। तो योग ने ये मशक़ें इस तरह करवाई, जो मैंने हम शुरू में बात की कि आंखें खोलिए, चीज़ों को देखिए। जब तक आप अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप प्रेजेंट नहीं हो सकते जहाँ पे मौजूद होते हैं फिजिकली। इंसान की आंख जहाँ पे देखती है उसका दिमाग वहाँ चला जाता है। तो इसलिए हमेशा दर्शन की तरफ रहिए, जो लोग आपके सामने बैठे उनका दर्शन करें, ना कि हनान भाई के पास बैठ के मैं कहीं और पहुंचा हूं और इतनी खूबसूरत शख्सियत को मैं छोड़ के कहीं और जाके सही है, आपकी मोहब्बत है, ये आपका हुस्न नजर है सर। आप मुस्कुराते रहते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। थैंक यू। आप हमेशा मुस्कुराते हैं और मुझे हमेशा खुशी होती है, क्योंकि मेरी जो है ना वो सबसे बड़ी जो छेड़ है वो नाखुशी है। जिसका मुंह बना होता है मैं उससे जो दूर हो जाता हूँ। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी वाइब होती है। बात आप परेशानी होती है ना, कोई आके कहता है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, मतलब खुशी से बात करता है तो ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। हम इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं भाई, वक्त की क्योंकि कमी है और शो का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाते जाते डिस्कशन इतना इम्पोर्टेंट है ना कि हम लाजमी तौर पर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखें और अपने ऑडियंस जो आप बता रहे थे वो जरूर आप कंप्लीट करें। दर्शन से मुराद कि आपने किसी भी चीज़ में खूबियाँ तलाश करनी है, किसी भी चीज़ में खूबियाँ तलाश करनी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो खामियाँ तलाश करते हैं, चीज़ों में खामियाँ तलाश करते हैं, लोगों में। अगर आप खामियों से पाक हैं तो फिर तो आपको हक है कि आप खामियाँ तलाश कर लें। हर इंसान में खामियाँ हैं, मेरे अंदर 100 खामियाँ होंगी। अब मैं उन खामियों को छुपा के दूसरों की खामियां ये चीज इंसान खुद इतना गुनाहगार हो और दूसरों, वो कहा जाता है ना अक्सर सोशल मीडिया पे भी आजकल वायरल हो रहा है कि किसी से पूछा जाए तुम्हारा मजहब क्या है, मसलक क्या है, कौन सा दीन अपना रहे हो, किस तरह से चल रहे हो, तो ये वो सवाल है जो कि रब पे छोड़ दिए जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसका हक भी अल्लाह ताला को है, जो कि आखिरत में फरिश्तों ने करने सवाल हमसे। और हम क्यों ना ये पूछें कि भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, तुम्हें कोई मेरी मदद तो नहीं चाहिए, क्या तुमने खाना खा लिया। तो ये वो तमाम चीजें अगर हम पूछेंगे तो हमारा मुआशरा बहुत बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आज के शो में आपका आने के लिए। बहुत मुफीद टिप्स हैं जो कि आपने दिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और आपकी खुशी को देख के भी बहुत सारे लोग खुश होते हैं। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत, और फातिमा नासिर भी हमारे साथ मौजूद है। तो फातिमा, आप भी मेरा ख्याल है अपनी ऑडियंस से, प्यारी प्यारी ऑडियंस से। बिल्कुल हनान, और हमें इजाजत है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।